ध्रुवांश के दिव्यमान बनने की कोशिश के दौरान दुश्मनों ने किया हमला। घनी चेतना शक्ति का दबाव जंगल में हैरान करने वाली गति से फैल गया। गजेंद्र और बाकी, जो पहले ध्रुवांश पर हमला करने की योजना बना रहे थे, अचानक बदल गए। उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। उस दिशा से चेतना शक्ति में लिपटी एक आकृति तेजी से बढ़ रही थी। वह आकृति बहुत तेज थी और कुछ ही सेकंड में वह जंगल के ऊपर आकाश में दिखी। फिर उसका शरीर एक बड़े पेड़ पर उतरा, जहां उसकी पतली आकृति प्रकट हुई। इस पल में सबकी नजरें उस लड़की की ओर थीं। वह खुबानी रंग की पोशाक में एक खूबसूरत लड़की थी। उसका कद काफी लंबा था और उसका चेहरा कोमल था, और उसकी पतली बर्फ सी सफेद गर्दन उसकी हंसुली तक एक शानदार आकर्षण दे रही थी। हंसुली के नीचे उसकी वक्राकार आकृति थी, जो उसकी पोशाक के साथ नीचे तक फैली थी। समीरा ने लड़की को देखा तो उसका छोटा सा चेहरा खुशी से भर गया। दीदी! वह जल्दी से अपने हाथ लहराने लगी। खुबानी रंग की पोशाक वाली खूबसूरत लड़की ने समीरा को देखा और उसका ठंडा चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। उसकी आंखें तुरंत कोमल हो गईं। समर ने हैरानी से उस खूबसूरत लड़की को देखते हुए फुसफुसाया, क्या यह समीरा की दीदी है? कितनी सुंदर है यार। ध्रुवांश मुस्कुराया। उसके सामने की लड़की उसे अपरिचित थी। जाहिर था कि वह चेतना पथ में उससे नहीं मिली थी, लेकिन वह निश्चित रूप से ताकतवर थी। उसकी हलचल शायद प्रारंभिक दिव्यमान रैंक के स्तर की थी। इस तरह की ताकत के साथ वह उत्तरालोक दुनिया में कमजोर नहीं मानी जा सकती थी। ध्रुवांश ने मन में आह भरी। चेतना पथ का अंतिम कदम वाकई प्रभावशाली है। चेतना पथ की परीक्षा में अगर शुरुआती कदम मन को तराशते थे, तो अंतिम कदम उस परीक्षा का पुरस्कार था। वह पुरस्कार मन के तराशने के आधार पर शक्ति वितरण होगा। इसलिए जो कोई अंतिम कदम पास कर लेता, वह चेतना पथ पास कर लेता। और चूंकि ध्रुवांश को चेतना पथ से आधे रास्ते में निकाल दिया गया था, वह सिर्फ मानसिक रूप से खुद को तराश पाया था, लेकिन उसे अंतिम कदम की शक्ति नहीं मिली थी। ध्रुवांश के हिसाब से अगर उसे अंतिम कदम में चेतना शक्ति सशक्तिकरण मिला होता, तो उसे यकीन था कि वह त्रिकाल रैंक में प्रवेश की योग्यता हासिल कर लेता। हालांकि उसे थोड़ा अफसोस था। ध्रुवांश ऐसा नहीं था जो हिचकिचाए और इच्छाओं में डूब जाए। भले ही उसे शक्ति का वह बड़ा उछाल नहीं मिला, उसे यकीन था कि वह धीरे धीरे और स्थिरता से आगे बढ़ सकता था। पेड़ पर खुबानी रंग की पोशाक वाली लड़की ने ध्रुवांश और समर को, जो समीरा के पास थे, गहरी नजरों से देखा। वह समझती थी कि उसकी छोटी बहन बहुत मासूम थी। अगर कोई उसे धोखा देना चाहता और उसे बेच देता, तो वह शायद खुशी खुशी सौदे के पैसे गिन रही होती। उस तीखी नजर के बावजूद ध्रुवांश जरा भी पीछे नहीं हटा। उसकी काली आंखें झील की तरह शांत थीं। वह न सिर्फ उसकी ताकत से, बल्कि उसकी खूबसूरती से भी अप्रभावित रहा। थोड़ी देर बाद लड़की ने धीरे धीरे अपनी नजरें हटाईं और गजेंद्र की ओर देखा। उसने लाल रिबन पर नजर डाली। फिर उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ीं और उसने पूछा, क्या तुम गाड़िश दल के हो? गजेंद्र ने झिझकते हुए सिर हिलाया। वह सामने वाली लड़की को पहचानता था, जो साफ तौर पर दिव्यमान रैंक पर थी। वह यशमारा दल की लीडर अन्वेषा थी। इस इलाके में वह काफी मशहूर थी। तभी उस लड़की ने हल्के से कहा, निकल जाओ। गजेंद्र का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने अनिच्छा से दांत पीसकर कहा, अगर तुम छोटी लड़की को ले जाना चाहते हो, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन उस लड़के से हमारी पुरानी दुश्मनी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे बड़े भाई गहनेंद्र का थोड़ा लिहाज करो और हमारे बीच न पड़ो। अन्वेषा ने गजेंद्र को एक पल देखा। गहनेंद्र गारिश दल का लीडर था। उसकी ताकत भी प्रारंभिक दिव्यमान रैंक पर थी, लेकिन अन्वेषा ने फिर भी सिर हिलाया और जवाब दिया, चूंकि वे समीरा के दोस्त हैं, इसलिए मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। यह सुनकर कि अन्वेषा स्थिति में दखल देने पर अड़ी थी, गजेंद्र का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। जाहिर था कि उसने नहीं सोचा था कि अन्वेषा अपने भाई को कोई सम्मान नहीं देगी। जब गजेंद्र का चेहरा बदल रहा था, तभी पीछे से हवा टूटने की आवाजें आईं। फिर कई आकृतियां बढ़ीं और आसपास की जगह पर दिखाई दीं। उन्होंने सबको पूरी तरह घेर लिया। गजेंद्र और बाकी थोड़ा डर गए। यशमारा दल के लोग हैं। तभी वंशार नाम के लड़के ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, गजेंद्र, हमारी दीदी तुमसे सम्मान के साथ बात कर रही हैं।
तुम्हें समझना चाहिए कि क्या ठीक है, वरना हम तुम्हारे निशान छीन लेंगे और देखेंगे कि तुम्हारा गाड़िश दल क्या जवाब देता है। वह लड़का लंबा दुबला था और गजेंद्र को मुस्कान के साथ देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खुबानी रंग की पोशाक वाली आकृति पर गई, उसकी आंखों की गहराई में जुनून और प्रेम उभर आया। गजेंद्र ने वंशार को देखकर गुर्राया। वंशार, क्या तुम सोचते हो कि हमारा गाड़िश दल तुमसे डरता है? वह लड़का यशमारा दल में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता था। उसकी ताकत अन्वेषा से थोड़ी ही कम थी। कहा जाता था कि वह आधा कदम दिव्यमान रैंक से दूर था और काफी ताकतवर था। वंशार ने होंठ बिचकाए और जवाब दिया, तो क्यों ना हम आजमा लें? गजेंद्र ने दांत पीसे। तुम! वे अन्वेषा के सामने हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? एक अकेला दिव्यमान रैंक का ताकतवर उन सबको संभालने के लिए काफी था। आखिरकार आयुष्मान रैंक और दिव्यमान रैंक में बहुत बड़ा अंतर था। गजेंद्र का चेहरा थोड़ी देर तक बदलता रहा। फिर उसने मुड़कर ध्रुवांश को देखा। इस बार खुद को खुशकिस्मत समझो। मुझे तुम्हें ठिकाने लगाने का मौका मत देना, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उसने अन्वेषा और वंशार की ओर मुड़कर कहा, चूंकि तुम गाड़िश दल को कोई सम्मान नहीं दे रहे, मैं अपने भाई से इस बारे में अच्छी तरह बात करूंगा। यह मत सोचो कि हम तुमसे डरते हैं। गजेंद्र ने गुर्राया और हाथ लहराया। फिर वह 30 लोगों को लेकर पीछे के जंगल में चला गया और उस जगह से गायब हो गया। गजेंद्र और बाकियों के जाने के साथ इलाके का माहौल शांत हो गया। वंशार ने भी राहत की सांस ली। गाड़िश दल की संख्या उनके बराबर थी और गहनेंद्र भी प्रारंभिक दिव्यमान रैंक पर था। अगर लड़ाई होती तो उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अन्वेषा तब तक डाल से नहीं हटी जब तक उसने गजेंद्र और बाकियों को जाते नहीं देखा। वह उस पेड़ पर दिखी जहां ध्रुवांश और बाकी खड़े थे। फिर उसके कोमल चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आई जब उसने समीरा के हाथ खींचे और नरमी से पूछा, शरारती लड़की, हमारे बिछड़ने के दौरान तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इस पर समीरा ने दुखी चेहरा बनाकर मुंह फुलाया। मैं कई दिन भूखी रही। अच्छा हुआ कि मैं ध्रुवांश भैया से मिली, वरना मैं भूख से मर जाती। इस पर अन्वेषा मुस्कुराई और कहा, भुक्कड़ कही की। उसकी पतली उंगलियां समीरा की नाक को छूने से न रुक सकीं। फिर उसने सिर उठाकर सामने के लड़के को देखा। लड़के के चेहरे पर मुस्कान थी और वह चुपचाप उन्हें देख रहा था। पूरे बातचीत के दौरान उसकी आंखों की शांति में कुछ भी नहीं बदला। अन्वेषा ने ध्रुवांश को मुस्कान दी और अपनी शानदार हथेली बढ़ाई। तुम ध्रुवांश हो, है ना? मैं समीरा की दीदी अन्वेषा। पिछले कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। ध्रुवांश ने भी अपनी हथेली बढ़ाई और उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही उनके हाथ मिले, ध्रुवांश को एक नाजुक ठंडक महसूस हुई जो एक खूबसूरत नीलम पकड़ने जैसी सुखद थी। लेकिन वह इस एहसास के लिए लालायित नहीं हुआ और धीरे से अपनी हथेली खींच ली। मुझे यह लड़की पसंद आई, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। अन्वेषा के पीछे वंशार और बाकी आए और ध्रुवांश को दोस्ताना मुस्कान दी। समीरा ने अन्वेषा का हाथ खींचा और हंसकर कहा, दीदी, ध्रुवांश भैया कमाल के हैं। वे भी हमारे जैसे हैं और उन्होंने विशेष प्रवेश हासिल किया है और वे भी एक चेतक योगी हैं। अन्वेषा और वंशार की आंखों में हैरानी भरी। क्या? उनकी नजर ध्रुवांश के शरीर पर घूमी। चरम के आयुष्मान रैंक वाला व्यक्ति उत्तरालोक दुनिया में आम था, लेकिन वह वाकई काबिल था क्योंकि उसने विशेष प्रवेश हासिल किया था। और समीरा ने जो चेतक योगी की बात कही उसे वे नजरअंदाज कर गए क्योंकि उन्हें लगा कि ध्रुवांश सिर्फ चेतना जाल इस्तेमाल करना जानता है और उसमें बहुत कुशल नहीं है। ध्रुवांश ने बेबसी से मुस्कुराया। ये छोटी लड़की वाकई मासूम है क्योंकि उसने उसका राज जोर से बता दिया। उसने अन्वेषा की ओर हाथ जोड़े और कहा, चूंकि समीरा तुम्हें मिल गई है, मेरा यहां कोई काम नहीं। पहले मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपने दोस्त के साथ अलविदा कहना होगा। हालांकि अन्वेषा की ताकत कमजोर नहीं थी और उसने एक बड़ा दस्ता बना लिया था, ध्रुवांश का उनके साथ शामिल होने का इरादा नहीं था। इसलिए वह उनकी दोस्ती को गहरा करने के बारे में नहीं सोच रहा था। समीरा ने जल्दी से उसका हाथ खींचा। ध्रुवांश भैया, नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, समीरा ने उसका हाथ खींच लिया
वह याचना करने लगी। चूंकि हम सबको उत्तरालोक कक्ष जाना है, इसलिए हम साथ जा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में वह ध्रुवांश और समर के साथ कुछ साथीपन महसूस करने लगी थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि ध्रुवांश चला जाए। तभी अन्वेषा ने मुस्कुराकर निमंत्रण दिया। ध्रुवांश, चूंकि समीरा तुम्हें पसंद करती है, क्यों ना तुम कुछ समय हमारे साथ रहो। तुम्हारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं, तो तुम्हें उत्तरालोक दुनिया की ज्यादा जानकारी नहीं होगी। हम तुम्हें इसके बारे में बता सकते हैं। उसने इस बारे में सोचा था। ध्रुवांश ने समीरा की मदद की थी, तो यह उनके लिए एक उपकार जैसा था, और जैसा दिख रहा था उसने गजेंद्र को नाराज कर लिया था। अगर सिर्फ गजेंद्र होता तो उसे संभालना आसान था, लेकिन उसके पीछे उसका बड़ा भाई था, जो दिव्यमान रैंक में कदम रख चुका था। गहनेंद्र ने भी चेतना पथ में हिस्सा लिया था, तो वह जानती थी कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर ध्रुवांश और समर उससे टकराए तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता था। ध्रुवांश ने अन्वेषा की ओर देखा। उसकी चमकती आंखों से वह समझ गया कि वह क्या सोच रही थी और मुस्कुराया। उसने गजेंद्र की कभी परवाह नहीं की थी, और उसके भाई की, भले ही वह दिव्यमान रैंक पर हो। क्या ध्रुवांश उससे डरेगा? यहां तक कि एक संगम चरण का ताकतवर भी उसके हाथों मारा गया था। एक साधारण दिव्यमान रैंक उसे कितना दबाव दे सकता था। लेकिन अगर ध्रुवांश ने अन्वेषा के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया तो उसे बहुत सख्त माना जा सकता था, और अन्वेषा का आखिरी वाक्य उसके लिए रुचिकर था। वह उत्तरालोक दुनिया से काफी अपरिचित था, और अन्वेषा के पास काफी लोग थे, इसलिए वह शायद उससे बेहतर समझती थी। वह इसका फायदा उठाकर बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकता था। इसलिए ध्रुवांश ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो अगले कुछ दिनों तक आपको परेशान होना पड़ेगा। उसने अब इनकार नहीं किया। फिर वह समर को लेकर पेड़ से नीचे उतरा। किनारे से यशमारा दल के कुछ युवाओं ने उनका उत्साह से स्वागत किया। तभी वंशार ने फुसफुसाया, दीदी, क्या उन्हें हमारे साथ रखने से गहनेंद्र नाराज नहीं होगा? इस पर अन्वेषा ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, यह बात छोड़ो कि गहनेंद्र गजेंद्र की वजह से हम पर हमला करेगा या नहीं। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं गहनेंद्र से नहीं डरती। समीरा ने अपना चेहरा छुआ, जैसे उसे समर के पहले कहे शब्द याद आए। ध्रुवांश भैया को कम मत आंको, वे बहुत ताकतवर हैं। लगता है उन्होंने भी चेतना पथ में हिस्सा लिया था। वंशार अवाक रह गया। क्या? यहां तक कि अन्वेषा भी हैरान रह गई। ध्रुवांश ने भी चेतना पथ में हिस्सा लिया था? वंशार ने संदेह से कहा, क्या चेतना पथ में हिस्सा लेने वाला कम से कम दिव्यमान रैंक पर नहीं होना चाहिए? वह मुझसे कमजोर लगता है। अन्वेषा ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि उसने ध्रुवांश का नाम पहले कहीं सुना था, लेकिन उसे याद नहीं आया। फिर अन्वेषा ने हल्के से मुस्कुराया और खुद से कहा, शायद उसने गलत सुना। अगर उसने चेतना पथ में हिस्सा लिया होता तो ध्रुवांश की ताकत वाकई काफी कम थी, और उसमें चेतना पथ से निकले व्यक्ति की गंध नहीं थी। यह सोचकर उसने निष्कर्ष निकाला कि समीरा ने शायद गलत सुना होगा। अन्वेषा ने समीरा को खींचा और आगे बढ़ी। चलो छोटी, तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोज तैयार करेगी। समीरा, जो पहले ध्रुवांश के बारे में बात को खंडन करने वाली थी, इन शब्दों को सुनकर तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं। फिर वह जल्दी से उसके पीछे चल पड़ी। जंगल के गहरे हिस्से में कंकड़ पत्थरों से ढकी एक खुली जगह पर कई तंबू फैले हुए थे। ये तंबू एक शिविर बनाते थे जो प्राचीन जंगल की छाया से ढका था। शिविर के अंदर कई आकृतियां थीं और माहौल खासा जीवंत था। इसके अलावा शिविर के आसपास लोग सतर्कता से पहरा दे रहे थे और लगातार शिविर के आसपास की स्थिति पर नजर रख रहे थे। अचानक हवा में एक चीख गूंजी, हमारी दीदी लौट आई हैं। तुरंत एक हलचल मच गई और कई लोग खड़े हो गए, उत्साह से शिविर के बाहरी इलाके की ओर देखने लगे। दूर से दर्जनों आकृतियां तेजी से बढ़ रही थीं और कुछ ही पलों में वे शिविर के अंदर उतर आए। जैसे ही उन्होंने अगुआ आकृति, खुबानी रंग की पोशाक वाली खूबसूरत लड़की को देखा, शिविर की सीमाओं के भीतर अनगिनत सम्मान भरी पुकारें गूंजी। अन्वेषा दीदी! अन्वेषा ने भीड़ की ओर मुस्कान लौटाई। फिर वह मुड़कर अपने पास खड़े ध्रुवांश से बोली, यह यशमारा दल का अस्थायी विश्राम स्थल है, यहां सभी अच्छे लोग हैं। ध्रुवांश ने सिर हिलाया।
उसने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि कई लोग उसे दयालुता और उत्सुकता से देख रहे थे। ध्रुवांश ने हल्के आश्चर्य से कहा, ये सभी तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं। हालांकि अन्वेषा की ताकत दिव्यमान रैंक की थी और उनके लिए उसका सम्मान हासिल करना मुश्किल नहीं था, वह देख सकता था कि यहां हर कोई उसे दिल की गहराई से सम्मान देता था। वंशार ने पास से हंसकर कहा, हो, हमारी दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है। अगर वे न होती तो हम में से कई लोग दूसरी ताकतों से लूट लिए गए होते। जब से उन्होंने यशमारा दल बनाया, हम धीरे धीरे बेहतर हुए हैं। दूसरे टीमों के निर्माता शायद अन्य छात्रों के निशान लूटते हैं, लेकिन हमारी दीदी ऐसा कभी नहीं करेंगी। उन्होंने हमें तिलिस्मी जानवरों का शिकार करने और दुनियावी खजानों की खोज में नेतृत्व किया, और उन्होंने ज्यादातर चीजें हमें बांट दीं। ध्रुवांश की आंखों में हैरानी की चमक आई। अब समझ आया कि लोग अन्वेषा को इतना सम्मान क्यों देते थे। इस पर अन्वेषा ने नरमी से जवाब दिया, मैं दिव्यमान रैंक पर हूं, तो मेरे लिए निशान को चतुर्थ रैंक तक बढ़ाना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा नहीं है। अगर वे एक साथ काम न करें तो उनकी जमा की हुई चीजें लूट ली जाएंगी और इस तरह वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इस पर ध्रुवांश ने कहा, तुम में वाकई ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। ऐसा करने से तुम अपने निशान की रैंक बढ़ाने की गति धीमी कर रही हो। इस पर अन्वेषा ने कहा, अगर निशान की रैंक बढ़ती है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे शुरू में उत्तरा लोक अकादमी में बेहतर स्थान और ज्यादा संसाधन मिलेंगे। मैं इन्हें धीरे धीरे बाद में भी हासिल कर सकती हूं, लेकिन अगर कोई बाहर हो गया तो उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। ध्रुवांश ने कंधे उचकाए। चूंकि अन्वेषा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, जाहिर था कि उसे इस विषय पर और कुछ नहीं कहना चाहिए। फिर भी एक लड़की का इतना आगे जाना उसे सचमुच प्रभावित करता था। अन्वेषा ने हाथ लहराया और सबको तितर बितर होने दिया। फिर उसने समीरा को एक अलाव की ओर खींचा, कुछ सामग्री निकाली और खुद समीरा के लिए खाना तैयार करने लगी। समीरा के लिए खाना सेंकते हुए अन्वेषा ने मुस्कुराकर ध्रुवांश से कहा, अगले कुछ दिनों तक तुम हमारे साथ रहो। हम भी उत्तरा लोक अकादमी की ओर जा रहे हैं। साथ ही हम तिलिस्मी जानवरों के निशान और दुनियावी खजानों की खोज करेंगे। शायद कुछ ऐसा मिले जो तुम्हें पसंद आए, और यहां रहते हुए गजेंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम कुछ दिन यहीं रुको ताकि वे तुम्हारा पीछा छोड़ दें और भाग जाएं। फिर तुम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। क्या कहते हो? ध्रुवांश मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। लगता था वह मानती थी कि वह यहां सुरक्षा के लिए आया है। जब ध्रुवांश यशमारा दल के शिविर में पहुंचा, उसी समय गजेंद्र उदास हालत में दूसरों को लेकर एक शिविर में लौटा, जो थोड़ी दूर एक चट्टान पर था। शिविर के बीच में एक हट्टा कट्टा आदमी गजेंद्र के चेहरे को देखकर हंसा। हो गजेंद्र, तुम लौट आए, लेकिन यह क्या? लगता है तुम्हें किसी ने ठोकर मार दी है। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कोई है जो गाड़िश दल की बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। गजेंद्र गुस्से से बैठ गया। उसने दांत पीसकर कहा, वे यशमारा दल के लोग हैं। हम सचमुच बदकिस्मत थे कि अन्वेषा से टकरा गए। किसी ने हैरानी से कहा, ओह, तुम अन्वेषा से भी मिले? हे, सच कहूं, अन्वेषा बहुत खूबसूरत और ताकतवर है। अगर तुम उसे जीत लो तो तुम्हारी जिंदगी निश्चित रूप से सुखमय हो जाएगी। दूसरे ने मजाक में हंसकर कहा, हाँ, तुमसे? अन्वेषा दिव्यमान रैंक पर है। यहां तक कि बॉस के अलावा और कौन उसका मुकाबला कर सकता है? गजेंद्र ने उन्हें नजरअंदाज किया और भीड़ के बीच में उस आदमी की ओर देखा जो गहरे लाल रंग की तलवार लिए था। उस लड़के ने सिर झुका रखा था और उसके बाल असाधारण रूप से लंबे थे। वह अपने पास के लोगों से कहीं ज्यादा बड़ा और परिपक्व लगता था। तभी गजेंद्र ने कहा, बड़े भाई, यशमारा दल बहुत हद तक चला गया। उन्होंने हमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया, यहां तक कि तुम्हारा नाम लेने पर भी। यह सुनकर गहरे लाल तलवार वाले आदमी ने हल्के से मुस्कुराया। उसने सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक भयानक निशान दिखा। यह निशान उसकी बाईं आंख के कोने से शुरू होकर उसकी गर्दन तक जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसका चेहरा दो हिस्सों में बंट गया हो। यह निशान एक भयानक सेंटीपीड की तरह था और उस आदमी को और ज्यादा क्रूर और ठंडा बनाता था। गहनेंद्र ने कहा, तुमने यशमारा दल को क्यों छेड़ा? अन्वेषा काफी काबिल है और वह उन लोगों में से है जिन्होंने चेतना पथ में हिस्सा लिया था। बेहतर होगा कि हम उन्हें नाराज न करें।
यह देखकर कि गहनेंद्र उसकी मदद करने की योजना नहीं बना रहा, गजेंद्र सिर्फ फुसफुसा सका। मैंने यशमारा दल के साथ कुछ करने की योजना नहीं बनाई थी। बस ध्रुवांश ने न जाने कैसे यशमारा दल की मदद हासिल कर ली, हालांकि वह उनका हिस्सा नहीं था। गहरे लाल तलवार ने अचानक गहनेंद्र की हथेली पर वार किया और खून बहने लगा। सभी तुरंत चुप हो गए, यहां तक कि गजेंद्र भी हकलाया और मुंह बंद कर लिया। उसने गहनेंद्र को देखा, जिसका हाथ घायल था। इस पल में उसने एक ऐसी हिंसक और क्रूर हलचल दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गजेंद्र ने डर से गला निगलते हुए पूछा, बड़े भाई, क्या मैंने कुछ गलत कहा? गहनेंद्र ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर भयानक निशान इस पल में और रेंगता हुआ लग रहा था, जिससे वह बेहद डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें खून से लाल थीं जब वह गजेंद्र को घूर रहा था। तभी वह बोला, तुमने अभी जो नाम लिया वह क्या था? गजेंद्र का शरीर जम गया और उसने जवाब दिया, धा ध्रुवांश। गहनेंद्र का शरीर हल्का सा कांपा। वह कुछ दबाता हुआ लग रहा था जब उसने पूछा, बताओ, वह दिखता कैसा है? गजेंद्र गहनेंद्र की असामान्य हालत से हैरान था। आसपास के लोग भी महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत है, लेकिन किसी ने भी छू करने की हिम्मत नहीं की। फिर गजेंद्र ने ध्रुवांश का हुलिया गहनेंद्र को बताया। जब गजेंद्र की आवाज थमी तो पूरा शिविर पूरी तरह शांत हो गया। सिर्फ गहनेंद्र की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा लाल रंग और ज्यादा उभरने लगा। उसके चेहरे पर थोड़ा डर, थोड़ी पागलपन और कुछ ऐसी नफरत थी जिसे रोकना मुश्किल था। गहनेंद्र ने सिर उठाया और अपनी लाल आंखों से गजेंद्र को देखा। क्या वह अभी चरम के आयुष्मान रैंक पर है? लेकिन गजेंद्र के सिर हिलाने से पहले वह खुद से बुदबुदाया, हाँ, उसने चेतना पथ का अंतिम कदम अनुभव नहीं किया, इसीलिए उसकी ताकत कम होनी ही थी। हाँ हाँ हाँ, चरम का आयुष्मान रैंक, हाँ हाँ हाँ। तभी गजेंद्र ने सावधानी से पूछा, बड़े भाई, क्या हो गया? गहनेंद्र ने गजेंद्र को एक डरावनी मुस्कान दी। उसका खूनी हाथ उसके चेहरे पर भयानक निशान को छुआ और उसने कहा, ध्रुवांश यशमारा दल के साथ है? गजेंद्र ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ। गहनेंद्र खड़ा हो गया। उसकी आंखें भेड़िए की तरह तेज थीं और उसने ठंडेपन से भीड़ को देखा, फिर बोला, सबको इकट्ठा करो, हम तुरंत यशमारा दल के शिविर की ओर जाएंगे। सब तैयार रहो। अगर यशमारा दल हमें रोकने की हिम्मत करता है तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। सब हैरान रह गए। क्या इसका मतलब है कि वे यशमारा दल पर हमला करने जा रहे हैं? बॉस को क्या हो गया? पहले उन्होंने हमेशा यशमारा दल के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता रखा था। अब उनकी हत्या की भावना इतनी तीव्र क्यों हो गई? हालांकि उनके मन में संदेह था, उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत भागे और पूरा शिविर हलचल में आ गया। गजेंद्र ने डरते डरते पूछा, बड़े भाई, क्या तुम उस ध्रुवांश को जानते हो? इस पर गहनेंद्र ने कहा, जानता हूं, बेशक, मैं उसे जानता हूं। उसकी उंगली उसके चेहरे पर निशान पर चली। उसकी आंखों से डर और नफरत आखिरकार उमड़ पड़ी। फिर वह बोला, यह निशान उसी ने मेरे चेहरे पर छोड़ा था। उसके पास गजेंद्र पूरी तरह जम गया। उसका दिमाग तुरंत सुन्न हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गहनेंद्र, जिसे वह हमेशा सम्मान देता था, उस सौम्य दिखने वाले लड़के से घायल हुआ था। वह आखिर था कौन? दूसरी तरफ यशमारा दल का पूरा शिविर जीवंत था। समीरा के आने से शिविर में थोड़ी और खुशी भर गई थी। सभी को यह प्यारी और मासूम छोटी लड़की बहुत अच्छी लगती थी। अलाव के पास वंशार एक कटोरा शराब लिए था, जिसे उसने ध्रुवांश की ओर उठाया। फिर उसने उसे पूरी तरह पी लिया और जोश में अपनी छाती ठोंकी, ध्रुवांश भाई, डरो मत, हम यहां हैं, गाड़िश दल कुछ नहीं कर सकता। पास के कुछ लोगों ने भी सहमति दी। हां, तुम और तुम्हारा साथी ये दीदी के दोस्त हो। स्वाभाविक रूप से तुम हमारे भी दोस्त हो। जब तक हम यहां हैं, हम गाड़िश दल को तुम्हें छूने नहीं देंगे। खाने से पहले ध्रुवांश और गजेंद्र की बात को वंशार और बाकियों ने फैला दिया था। उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में यशमारा दल के कई सदस्यों ने ध्रुवांश का समर्थन किया और उसकी रक्षा के लिए बहुत उत्साहित थे। ध्रुवांश मुस्कुराया। शायद अन्वेषा के प्रभाव की वजह से यशमारा दल के सदस्य अच्छा एहसास देते थे। उनके साथ आसानी से घुला मिला जा सकता था। अन्वेषा पास आई और हंसकर उन्हें डांटा।
फिर उसने ध्रुवांश को मुस्कान दी और कहा, ज्यादा चिंता मत करो, ये हमेशा ऐसे ही हैं। नशे में इन्हें बढ़ चढ़कर बोलना पसंद है। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई बात नहीं। अन्वेषा की आंखें चुपचाप ध्रुवांश को देख रही थीं। वह हल्के से हंसकर बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इतने आसान नहीं हो। ध्रुवांश ने जवाब दिया, चरम के आयुष्मान रैंक वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लड़कियों की अंतर्ज्ञान कभी कभी सचमुच डरावनी होती है, लेकिन उसे खुद को उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अन्वेषा ने अपने माथे के सामने के बाल हटाए। हालांकि ध्रुवांश सिर्फ चरम के आयुष्मान रैंक पर था, उसकी हलचल उसे यह एहसास दे रही थी कि वह उतना साधारण नहीं था जितना दिखता था। लेकिन चूंकि ध्रुवांश इसे बताने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, वह समझदारी दिखाते हुए उससे ज्यादा जानकारी नहीं मांगेगी। ध्रुवांश ने अंगड़ाई ली और खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसका चेहरा बदल गया। उसकी काली आंखें हल्के से तेज हो गईं जब वह शिविर के बाहरी इलाके की ओर देखने लगा। इस पल में शिविर के आसपास से एक चेतावनी की आवाज पूरे शिविर में गूंजी। यशमारा दल के सभी सदस्य जल्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने तेजी से अपनी नजर शिविर के बाहर जंगल की ओर घुमाई। उस जगह पर बड़ी संख्या में लोग बढ़े चले आ रहे थे और उन्होंने शिविर को घेर लिया। सबके चेहरे हल्के से बदल गए जब उन्होंने इन लोगों को देखा। फिर उन्होंने घुसपैठियों की बाहों पर बंधे लाल रिबन को देखा और उसको पहचानते ही किसी ने कहा, ये तो गाड़िश दल के योद्धा हैं। यशमारा दल के शिविर में सभी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने गंभीरता से शिविर के बाहरी इलाके की ओर देखा। उस जगह पर सैकड़ों आकृतियां तेजी से बढ़ रही थीं। क्या पूरा गाड़िश दल अपने ठिकाने से निकल आया था? यह देखकर सभी हैरान रह गए। यशमारा दल और गाड़िश दल हमेशा अपने अपने काम से काम रखते थे। फिर गाड़िश दल के सभी लोग यहां क्यों दौड़े चले आए? क्या गजेंद्र की वजह से गाड़िश दल ने वाकई यशमारा दल से लड़ने का फैसला कर लिया था? यशमारा दल के सदस्यों ने अन्वेषा की ओर देखा। इस पल में वह भी भौहें सिकोड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गाड़िश दल उन पर हमला करने क्यों आया। हालांकि वह हैरान थी, उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसने सिर्फ अपने हाथों से इशारा किया और कहा, तैयार हो जाओ। ये सुनकर वंशार और बाकियों ने सिर हिलाया। ध्रुवांश ने सामने का दृश्य देखा और भौहें सिकोड़ लीं। यह गजेंद्र वाकई बहुत परेशान करने वाला है। समर ध्रुवांश के पास आया और थोड़ा घबराया हुआ था। ध्रुवांश भाई। ध्रुवांश ने उसकी ओर हल्के से मुस्कुराया और उसे शांत रहने को कहा। समीरा अचानक ध्रुवांश के पास आई और उसका हाथ पकड़कर गंभीरता से बोली, ध्रुवांश भैया, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। ध्रुवांश मुस्कुराया और समीरा का सिर सहलाया। उसकी काली आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं जब वह दूर की ओर देखने लगा। उसके पास समर का दिल धड़क उठा क्योंकि वह जानता था कि ध्रुवांश वाकई गुस्सा हो गया था। शिविर के बाहर गाड़िश दल के ढेर सारे सदस्य शिविर को घेर रहे थे। जैसे ही घेरा बना, समूह दो हिस्सों में बंट गया और दो आकृतियां धीरे धीरे आगे आईं। अगुआ व्यक्ति गहरे लाल रंग की तलवार लिए था और उसके शरीर से एक क्रूर हलचल निकल रही थी। ये हलचल दोनों शिविरों के लोगों को कांपने के लिए काफी थी। शिविर में यशमारा दल की भीड़ का चेहरा आखिरकार बदल गया जब उन्होंने इस आकृति को देखा। यह गहनेंद्र है, वह खुद यहां आया। जाहिर था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गहनेंद्र खुद यहां आएगा। अन्वेषा धीरे धीरे आगे बढ़ी और कड़क स्वर में बोली, गहनेंद्र, तुम क्या चाहते हो? उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी चमक दिखा रही थीं जब वह गहनेंद्र की आकृति को क्रूरता से घूर रही थी। गहनेंद्र ने अन्वेषा को देखा, लेकिन उसकी ठंडी नजर धीरे धीरे शिविर में घूमी और उसने उदास स्वर में जवाब दिया, अन्वेषा, यह मामला तुमसे और तुम्हारे यशमारा दल से संबंधित नहीं है। अगर तुम दखल देना चाहती हो तो मुझे तुमसे लड़ने में कोई आपत्ति नहीं। देखते हैं किसके लोग ज्यादा खोएंगे। अन्वेषा ने ठंडेपन से देखा और जवाब दिया, क्या तुम्हें गजेंद्र की छोटी सी बात के लिए ऐसा करना पड़ रहा है? क्या तुम सोचते हो कि मेरा यशमारा दल तुमसे डरता है? गहनेंद्र का मुंह खुला और उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। उसने अन्वेषा को देखा और अजीब ढंग से पूछा,
क्या तुम सोचती हो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसी बात के लिए यह सब करेगा? अन्वेषा ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने तुरंत पूछा, तो फिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या तुम सब देर रात की दावत में शामिल होने के लिए इतने हत्या के इरादे के साथ आए हो? गहनेंद्र ने अजीब ढंग से अन्वेषा को देखा। लगता है तुम्हें वाकई कुछ पता नहीं। तुम्हारे यशमारा दल में एक मशहूर व्यक्ति आया है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। आखिर तुम चेतना पथ में बच कैसे गई? अन्वेषा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे उसे कुछ समझ आया। क्या वह ध्रुवांश की बात कर रहा है? उसने हल्के से सिर घुमाया और पीछे खड़े पतले लड़के को देखा। शिविर में सबकी नजरें उसकी नजरों का पीछा करते हुए उस सुंदर लड़के के चेहरे पर टिक गईं, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। गहनेंद्र की नजर इस कभी न भूलने वाली आकृति पर टिकी। उसका शरीर अचानक कांप उठा और उसकी लाल आंखें पागलपन, नफरत और थोड़े डर से भरी थीं। चेतना पथ में उस आकृति ने एक बार उसे ऐसा आघात दिया था जो कभी न मिट सकता था। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरीट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरीट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। गहनेंद्र का शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज कांपते हुए गूंजी, ध्रुवांश, ये तुम हो? हाँ, ये वाकई तुम ही हो। पीछे खड़ा लड़का धीरे धीरे आगे आया। कई हैरान नजरों के बीच उसने गहनेंद्र को एक पल देखा और भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद उसे आखिरकार वह कुछ परिचित आकृति याद आ गई और वह बोला, अच्छा, तो यह तुम हो? तो तुम वाकई जिंदा हो। मुझे तो यकीन था कि उस तलवार ने तुम्हें उसी वक्त मार डाला होगा। ध्रुवांश के मुंह से निकले शब्दों ने सभी को फिर से जमा दिया। यहां तक कि अन्वेषा के चेहरे पर भी हैरानी की झलक दिखी। गहनेंद्र ने सामने की आकृति को देखा। उसके दिल में नफरत ने उसके शरीर को जोर से हिला दिया। चेतना पथ में उसकी तरकीबों और साधनों ने उसे वाकई डरा दिया था। उसने सोचा था कि वह सिर्फ इस आकृति को दूर से ही देख सकता है और कभी उसे पलटने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया वाकई अजीब थी। वह उस लड़के से फिर मिलेगा जिसने चेतना पथ में इतना भयानक हादसा शुरू किया था और जिसे चेतना पथ से निकाल दिया गया था। यहां एक बार फिर इस पूरी स्थिति में सबसे जरूरी बात यह थी कि वह व्यक्ति जिससे वह पहले डरता था अब उससे कमजोर था। उसकी ताकत सिर्फ चरम के आयुष्मान रैंक पर थी। इस स्तर के अंतर ने गहनेंद्र को और ज्यादा भयानक ढंग से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथ इतने उत्साह से कांप रहे थे कि उसे खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेनी पड़ी। उसने ध्रुवांश को एक भयानक मुस्कान दी और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुदरत मुझे ऐसा मौका देगा। ध्रुवांश, जो डर तुमने मुझ पर थोपा था, मैं उसे अब तुम्हें 100 गुना लौट आऊंगा। तुम वही डर और लाचारी महसूस करोगे जो मैंने तब महसूस की थी। अब वह एक दिव्यमान रैंक का ताकतवर था और ध्रुवांश उसकी नजरों में सिर्फ एक कमजोर था। यह उसके दिल में बसे उस आघात को तोड़ने का मौका था। वह ध्रुवांश को कभी माफ नहीं करेगा। ध्रुवांश मुस्कुराया। उसकी काली आंखें हमेशा की तरह शांत रहीं और उसने जवाब दिया, हालांकि मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। पहले तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे और अब भी तुम नहीं हो। ध्रुवांश के शब्दों में जरा भी व्यंग्य नहीं था। वह सिर्फ स्थिति को गंभीरता से समझा रहा था। गहनेंद्र की लाल आंखें ध्रुवांश को घूर रही थीं। उसके दिल में गहरी अपमान की भावना भरी थी। इस नीच को आखिर कौन सा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मानेगा? लेकिन उसे और ज्यादा अपमान महसूस हुआ, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं सोचता था कि वह ऐसा व्यक्ति बनने की योग्यता रखता है। गहनेंद्र तड़क कर बोला, मैं इस तलवार से तुम्हारे चेहरे पर एक निशान काटूंगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और घनी चेतना शक्ति उमड़ पड़ी। एक दिव्यमान रैंक की ताकत बाहर निकली और इसने कई लोगों को दबाव महसूस कराया। तभी अन्वेषा ने चिल्लाकर कहा, गहनेंद्र, मेरे सामने मेरे यशमारा दल के दोस्त को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करके तुम ठीक नहीं कर रहे हो। उसकी हलचल भी गहनेंद्र से किसी भी तरह कम नहीं थी और बाहर फैल गई। यह देखकर गहनेंद्र अजीब ढंग से हंसा। उसने ध्रुवांश की ओर इशारा किया और ऐसा अजीब चेहरा बनाया जैसे उसने कुछ मजेदार देख लिया हो। उसकी हंसी की आवाज जंगल में गूंजी, हा हा ध्रुवांश,
चेतना पथ में तुम्हारे कामों ने तुम्हें सम्राट स्तर का दर्जा दिलाया था। यहां तक कि चेतना पथ के शिखर पर खड़े विवान और आहान जैसे लोग भी तुमसे डरते थे, और तुमने वहां चेतना पथ का खूनी हादसा जैसी किंवदंती भी बनाई थी। लेकिन अब तुम्हें वाकई एक औरत की रक्षा की जरूरत है। इस पल में सभी तुरंत चुप हो गए। उन्होंने सामने उस लड़के को देखा जो पूरी तरह शांत था। हालांकि उन्होंने चेतना पथ में हिस्सा नहीं लिया था, वे समझते थे कि चेतना पथ में सम्राट स्तर का दर्जा पाने वाला व्यक्ति कितना भयानक होता है। यह निश्चित रूप से 5 महान अकादमियों का मुख्य प्रवेश पाने के लिए काफी था। सम्राट स्तर, विवान, आहान, चेतना पथ का खूनी हादसा। अन्वेषा के लिए वह किसी और वजह से हैरान थी। उसकी खूबसूरत आंखें फैल गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव उभरा। चेतना पथ से निकली एक व्यक्ति के रूप में वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि अभी बोले गए उस वाक्य और नामों का क्या मतलब था। विवान और आहान चेतना पथ के सबसे चमकदार व्यक्ति थे। 5 महान अकादमियों में प्रवेश करने के बाद भी वे ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें अनगिनत लोग ऊपर देखते थे। लेकिन यह लड़का, जिसके चेहरे पर आश्वस्त करने वाली मुस्कान थी, ये शांत दिखने वाला लड़का वाकई ऐसा अस्तित्व था जिससे ये लोग डरते थे। चेतना पथ का खूनी हादसा। अन्वेषा ने धीरे से सांस छोड़ी। एक हैरान करने वाला हादसा जिसने कभी पूरे चेतना पथ को हिला दिया था। अंत में इसने 5 महान अकादमियों को, जो चेतना पथ की परीक्षा में कभी दखल नहीं देती थीं, कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो चेतना पथ का खूनी हादसा उनके सामने खड़े इस लड़के की वजह से हुआ था। तभी वह हैरानी से बुदबुदाई, तो तुम चेतना पथ के खूनी हादसे वाले ध्रुवांश थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा था कि उसने उसका नाम पहले सुना था। तो यह ध्रुवांश वही खूनी कोहराम लाने वाला था जिससे चेतना पथ में अनगिनत लोग डरते थे और साथ ही उसकी प्रशंसा भी करते थे। गहनेंद्र ने दांत पीसकर कहा, इसलिए अन्वेषा, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। तुम उसे बचाने की योग्यता नहीं रखती। एक बार वह नाम बोला गया तो वह भी कांप उठा। यह दिखाता है कि उसके सामने खड़ा लड़का उस समय कितना भयानक था। लेकिन जब वे लिवरिया में लौटे तो पहले का भयानक अस्तित्व एक मजाक बन गया था, क्योंकि अब वह गहनेंद्र उसे आसानी से कुचल सकता था। अन्वेषा की आंखें जटिलता से ध्रुवांश के सुंदर और शांत चेहरे को देख रही थीं। उसने दांत काटे और कहा, मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। उसने समीरा की मदद की तो वह मेरा दोस्त है। मैं उसे तुम्हें कभी नहीं सौंपूंगी। हालांकि खूनी हादसा जैसे शब्दों ने उसे हैरान कर दिया था। अन्वेषा समझती थी कि ध्रुवांश अब उतना ताकतवर नहीं था। चाहे ध्रुवांश चेतना पथ में कितना भी शक्तिशाली था, ये जगह चेतना पथ नहीं बल्कि लिवरियां थीं। ध्रुवांश को चेतना पथ से बीच में निकाल दिया गया था और उसने 1 साल की साधना और चेतना पथ के और भी जरूरी चेतना शक्ति सशक्तिकरण को खो दिया था। अब वह सिर्फ चरम के आयुष्मान रैंक की ताकत वाला एक साधारण लड़का था, वरना गहनेंद्र अभी भी उसके सामने डर से कांप रहा होता। यह देखकर गहनेंद्र की आंखें ठंडी हो गईं। उसने गहरे लाल तलवार को जोर से पकड़ा और उसके शरीर से घनी चेतना शक्ति उमड़ पड़ी। अन्वेषा ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथों में एक पतली तलवार दिखी। फिर उसने गहनेंद्र का सामना किया। जैसे ही अन्वेषा हमला करने वाली थी, उसके पीछे हल्की पदचाप की आवाज आई। वह पतली आकृति जो सबका ध्यान खींच रही थी ने उसकी कलाई को धीरे से पकड़ लिया। अन्वेषा मुड़ी और देखा कि ध्रुवांश उसकी ओर मुस्कुराकर सिर हिला रहा था और वह बोला, धन्यवाद, लेकिन अगर मैं इतने मामूली आदमी से भी नहीं निपट सकता तो शायद मैं 5 महान अकादमियों में आने की काबिल ना होता। गहनेंद्र, है ना? हालांकि यह जगह चेतना पथ नहीं है, लेकिन सच कहूं, पहले तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के काबिल नहीं थे और अब भी नहीं हो। ध्रुवांश हल्के से मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें ठंडक की चमक छोड़ने लगीं। गहनेंद्र की लाल आंखें सामने खड़े व्यक्ति को जंगली नजरों से घूर रही थीं। सामने वाले की आंखें हमेशा की तरह शांत थीं। उनके बीच का माहौल एक शांत और सुकून भरे तालाब जैसा था, लेकिन इसके नीचे एक डरावना भंवर छिपा था जो लोगों को निगल सकता था। गहनेंद्र ने ध्रुवांश को घूरते हुए दांत पीसे और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी चेतना पथ में हैं
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदा हालत में तुम मुझसे ऐसा कहने के लायक हो? लेकिन किस आधार पर? इस बात पर कि तुम चरम का आयुष्मान रैंक पर हो? इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपने दिल के डर और सदमे को मिटाना चाहते हो तो आकर मुझसे भिड़ लो, लेकिन तुम्हें मेरी फितरत पता है। अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। यह जगह साफ तौर पर चेतना पथ जितनी क्रूर नहीं है, लेकिन अगर मुझे इन नियमों की परवाह होती तो मैंने चेतना पथ में वो काम न किए होते। गहनेन्द्र की आंखें सिकुड़ गईं। ध्रुवांश की मुस्कान में उसे फिर से चेतना पथ का वह डरावना व्यक्तित्व दिखाई दिया। उसके दिल की गहराइयों से डर फैलने लगा। गहनेन्द्र ने उदास स्वर में जवाब दिया, तुम अपनी मौजूदा हालत में मुझसे ऐसी बातें करने के लायक नहीं हो। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल के डर को दबाया। वह जानता था कि अगर उसने ध्रुवांश को हराया नहीं तो इस सदमे की वजह से उसकी ट्रेनिंग में रुकावट आएगी। आकाश ने उसे यह डर मिटाने का मौका दिया था तो उसे इस मौके को जरूर पकड़ना था। गहनेन्द्र के गले से चीख निकली, इस बार कीमत मुझे नहीं तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अगले ही पल उसकी आंखों में उग्रता और क्रूरता की झलक दिखी। फिर उसके शरीर से एक ताकतवर चेतना शक्ति बिना रुके बाहर निकली। उसने जमीन पर जोर मारा और तीर की तरह उड़ा। वह तुरंत ध्रुवांश के सामने प्रकट हुआ और उसने अपनी गहरी लाल लंबी तलवार को मजबूती से पकड़ा। एक तेज आवाज के साथ एक तीखी तलवार की किरण ध्रुवांश के गले की ओर क्रोधित होकर कटी। गहनेन्द्र ने इस हमले में अपनी अनुभव और क्रूरता दिखाई। हमले का रौब ऐसा था जो किसी साधारण छात्र से कहीं ज्यादा था। चेतना पथ से निकला हुआ व्यक्ति कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था। ध्रुवांश की आंखें तलवार की किरण को देखकर चमकीं। वह हल्का सा पीछे हटा और हवा टूटने की आवाज के साथ तीखी तलवार की किरण उस जगह से गुजर गई जहां पहले उसका गला था। गहनेन्द्र ने चिल्लाकर कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दिव्यमान रैंक और चरम का आयुष्मान रैंक में कितना अंतर है। एक ताकतवर चेतना शक्ति का दबाव ध्रुवांश को घेरने लगा और एक जबरदस्त तलवार की किरण तूफान की तरह उसकी महत्वपूर्ण जगहों की ओर कटी। तलवार के हमलों से जमीन पर कई गहरे निशान बन गए। अनगिनत पेड़ तलवार से कटकर गिर गए। उनके ठूंठ इतने चिकने थे मानो शीशे की तरह। यशमारा दल के कैंप ग्राउंड में सभी ने सांस रोक ली। वे जानते थे कि गहनेन्द्र कितना ताकतवर था। एक दिव्यमान रैंक का योद्धा उन सबसे कहीं ज्यादा था। यह हमला किसी चरम का आयुष्मान रैंक को तुरंत खत्म करने के लिए काफी था। उन्हें नहीं पता था कि क्या ध्रुवांश इसे झेल पाएगा। उनकी नजरें चिंता से भरी थीं क्योंकि वे ध्रुवांश की आकृति को देख रहे थे। वह उस तीखी तलवार के सामने बिल्कुल स्थिर खड़ा था जो उसकी ओर बढ़ रही थी। ध्रुवांश की काली आंखों में जबरदस्त तलवार का वार और गहनेन्द्र का डरावना चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। उस पल में विजय स्तंभ कला उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। एक गहरी काली चेतना शक्ति उसकी नाड़ियों में बही और उसके शरीर में रहस्यमयी रोशनी फिर से जल उठी। उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह साफ था कि वह अब उस रहस्यमयी चेतना वृत्ति को धीरे धीरे सक्रिय कर पा रहा था जिसे उसकी मां ने सील किया था। हालांकि वह इसकी पूरी ताकत को सक्रिय नहीं कर पा रहा था, लेकिन सामने वाले प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए यह काफी था। रोशनी चमकी और उसके शरीर में एक रहस्यमयी स्तंभ धुंधला सा दिखाई दिया। प्रवाहित चेतना शक्ति तुरंत उमड़ पड़ी। ध्रुवांश की आंखों में गहरी रोशनी चमकी। उसकी आंखों की गहराइयों में एक काले प्रकाश का स्तंभ उभरा। उसने अपने हाथों को जोड़ा और काला प्रकाश उसके शरीर की सतह पर जमा होने लगा। आखिर में एक धुंधला काला प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। गहनेन्द्र की तीखी तलवार उस धुंधले काले स्तंभ पर गिरी और एक खनकती आवाज गूंजी। चिंगारियां चारों ओर उड़ीं, फिर भी काला प्रकाश स्तंभ बिल्कुल अडिग रहा। गहनेन्द्र ने उस काले प्रकाश स्तंभ को देखा जो ध्रुवांश को घेरे हुए था। उसका चेहरा बदल गया और उसने दांत पीस कर कहा, यह क्या बला है? वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अपनी दिव्यमान रैंक की ताकत के साथ वह ध्रुवांश को दबा नहीं पाया जो सिर्फ चरम का आयुष्मान रैंक पर था। गहनेन्द्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, खूनी तलवार! तलवार का रौब बदल गया। इसकी सतह पर एक खूनी आभा दिखाई दी।
उसी पल गहरी लाल लंबी तलवार पूरी तरह लाल हो गई और एक लाल चाप बनाते हुए नीचे कटी। गहनेन्द्र के इस उग्र हमले के सामने ध्रुवांश ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका भी अपना गर्व था। अगर उसे ऐसे दुश्मन के सामने पीछे हटना पड़ा जिसे उसने पहले ध्यान देने लायक नहीं समझा था, तो यह उसका अपमान होता। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। काले प्रकाश स्तंभ की सुरक्षा में उसका शरीर एक उग्र हथियार में बदल गया था। चेतना शक्ति और हवाएं उसकी मुट्ठियों से उमड़ पड़ीं और सीधे गहनेन्द्र की लाल लंबी तलवार से टकरा गईं। ताकतवर टक्कर से आवाज निकली और उनके नीचे की जमीन धंस गई। गहनेन्द्र ने क्रोधित होकर चिल्लाया। उसने अपने शरीर की चेतना शक्ति को चरम तक धकेल दिया और उसके हाथ में तलवार ने एक जबरदस्त तलवार का वार छोड़ा, लेकिन उसने पाया कि ध्रुवांश को पूरी तरह दबाना असंभव था। गहनेन्द्र ने अपने दिल में चीख कर कहा, कमीना, वह तो सिर्फ चरम का आयुष्मान रैंक पर है, वह मुझसे सीधे कैसे भिड़ सकता है? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर्फ चरम का आयुष्मान रैंक पर था, ध्रुवांश की असली युद्ध क्षमता गहनेन्द्र की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यशमारा दल के लोग दोनों आकृतियों को देखकर पूरी तरह हैरान थे। इस तरह की चेतना शक्ति की टक्कर ऐसी चीज नहीं थी जो कोई आयुष्मान रैंक छोड़ सकता था। तभी समीरा ने चिंतित होकर अन्वेषा का हाथ पकड़ते हुए पूछा, दीदी, क्या ध्रुवांश भैया ठीक होंगे? अन्वेषा ने समीरा के नन्हे हाथों को थामा और हल्का सा सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी थीं। हालांकि ध्रुवांश सिर्फ चरम का आयुष्मान रैंक पर था, उसकी असली युद्ध क्षमता एक दिव्यमान रैंक के बराबर थी। अन्वेषा ने तारीफ करते हुए कहा, वह वाकई ताकतवर है। चेतना पथ का खूनी कोहराम वाकई अपनी ख्याति के लायक था। भले ही उसे चेतना पथ से निकाल दिया गया था और उसकी ट्रेनिंग का स्तर धीमा हो गया था, लेकिन ऐसा शानदार व्यक्ति खुद को दूसरों से पीछे कैसे रहने देता? ऐसा व्यक्ति शायद धीरे धीरे और निश्चित रूप से आगे बढ़ता, और साथ ही जब उसे बड़ा झटका लगता तो वह और ताकतवर हो जाता। तभी गाड़िश दल के कुछ सदस्यों ने चुपके से कहा, लीडर को तो बढ़त नहीं मिल रही। कमबख्त, वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उन्हें लगा था कि गहनेन्द्र की दिव्यमान रैंक की ताकत से वह ध्रुवांश को पूरी तरह दबा लेगा, जो सिर्फ चरम का आयुष्मान रैंक पर था। गजेंद्र का चेहरा पूरी तरह बदल गया। चूंकि ध्रुवांश अकेले 3 चरम का आयुष्मान रैंक वालों को हरा चुका था, वह स्वाभाविक रूप से साधारण आयुष्मान रैंक से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश ऐसा होगा जिसे गहनेन्द्र को भी हराना मुश्किल लगेगा। दोनों आकृतियां जोर से एक दूसरे से टकराईं। चेतना शक्ति की टक्कर ने जमीन पर कंकड़ पत्थर उड़ा दिए और धूल टक्कर के साथ बाहर फटी। टक्कर के केंद्र में गहनेन्द्र का चेहरा बेहद उदास था। उसने तलवार के हैंडल को मजबूती से पकड़ा और ऐसी मुद्रा बनाई मानो वह पहाड़ को काट डाले। यह ताकतवर हमला, जो किसी चरम का आयुष्मान रैंक को काट सकता था, ध्रुवांश की नंगी मुट्ठियों ने पूरी तरह रोक लिया था। ध्रुवांश की मुट्ठियों से गहरी काली चेतना शक्ति की हलचल निकल रही थी और एक जबरदस्त रौब उभर रहा था। यह ऐसी चीज थी जिसे गहनेन्द्र की लंबी तलवार भी काट नहीं पाई थी। ध्रुवांश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम, जिसे चेतना शक्ति का सशक्तिकरण मिला, बस इतने ताकतवर हो? लगता है यह सशक्तिकरण उतना शानदार नहीं था जितना मैंने सोचा था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ ध्रुवांश अपने शरीर में रहस्यमयी चेतना वृत्ति को सक्रिय करके एक प्रारंभिक चरण के दिव्यमान रैंक योद्धा से लड़ सकता था। गहनेन्द्र, जिसने सोचा था कि वह अपने सदमे से मुक्त हो जाएगा, ने उसे वाकई कम आंका था। ध्रुवांश ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा। उस वक्त मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता था, और अब भी मैं इसे उतनी ही आसानी से कर सकता हूं। उसकी आंखें उस पल ठंडी हो गईं। उसका शांत चेहरा तुरंत किसी तलवार जितना खतरनाक हो गया। गहनेन्द्र ने ध्रुवांश की आंखों में देखा और उसका दिल कांप उठा। ध्रुवांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर में चेतना शक्ति उमड़ पड़ी। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींची और बिना झिझक एक मुक्का मार दिया। यह सादा और सामान्य मुक्का कोई रहस्य नहीं लिए था, लेकिन जैसे ही मुक्का टकराने वाला था, उसने ताकतवर हवाएं छोड़ीं और इसके केंद्र से एक काला प्रकाश चमका। वहां से 3 काले प्रकाश की सीलें उभरीं।
ये 3 काले प्रकाश की सीलें सिर्फ कुछ मीटर ऊंची थीं, लेकिन इनसे एक बेहद जबरदस्त हलचल निकल रही थी। ध्रुवांश ने शांत चेहरा बनाए रखा और मुक्का गहनेंद्र की ओर छोड़ा। काले प्रकाश की लकीर और हवा टूटने की आवाज के साथ 3 काले प्रकाश की सीलें गरजती हुई गहनेंद्र पर बेरहमी से टकराईं। जहां हवाएं गुजरीं, वहां ऐसा लगा जैसे हवा ही फट गई हो। हवा थोड़ा विकृत हो गई थी। गहनेंद्र ने भी ध्रुवांश के इस हमले की ताकत को भांप लिया। उसकी आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। उसके हाथ में तलवार ने तुरंत दर्जनों मीटर लंबी तलवार की किरण छोड़ी। गहनेंद्र की आंखों में रोशनी चमकी। गहनेंद्र ने चिल्लाकर कहा, आत्मानाशक प्रहार। तलवार की किरण तुरंत लाल हो गई, मानो वह ताजा खून से बनी हो। अगले ही पल खून जैसी लाल तलवार की किरण हवा को चीरती हुई 3 काले प्रकाश की सीलों से टकरा गई। जैसे ही हमले टकराए, 3 काले प्रकाश की सीलें एक साथ फट पड़ीं। 3 जबरदस्त शक्तियां एक दूसरे पर चढ़ीं और लाल तलवार की किरण पर बमबारी कर दी। लाल तलवार की किरण जोर से कांप उठी और फिर टक्कर पर ही टूट गई। जब लाल तलवार की किरण टुकड़े टुकड़े हो गई, गहनेंद्र की आंखें आतंक से भर गईं। अपने सबसे ताकतवर हमले के साथ भी वह बढ़त हासिल नहीं कर पाया। गहनेंद्र के हाथों से गहरी लाल लंबी तलवार उछलकर दूर चली गई। उसका शरीर ऐसा उछला मानो उसे भारी चोट लगी हो और वह एक मजबूत पेड़ से जोर से टकराया। उसके गले में मिठास का स्वाद आया और उसने तुरंत एक मुंह भर ताजा खून उगल दिया। गहनेंद्र ने अपने दिल में चीख कर कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैं फिर से उससे क्यों हार गया? वह तुरंत खड़ा हुआ और फिर से हमला करने की तैयारी करने लगा। वह अपनी दिव्यमान रैंक की घनी चेतना शक्ति का इस्तेमाल करके ध्रुवांश को थकाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसका शरीर तुरंत जम गया, क्योंकि उसने अपने सामने एक बेहद उग्र चेतना शक्ति की हलचल को महसूस किया। आसपास भी अचानक हंगामा मच गया। गहनेंद्र ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसने देखा कि ध्रुवांश उसे भावहीन नजरों से घूर रहा था। उसके हाथ उसकी बगल में थे, लेकिन उसके सिर के ऊपर बिजली चमक रही थी, जो एक विशाल बिजली चेतना जाल में बदल रही थी। उस चेतना जाल से निकलने वाली उग्र हलचल ने गहनेंद्र की आंखें सिकोड़ दीं। ध्रुवांश वाकई एक चेतक योगी था। गहनेंद्र का शरीर अकड़ गया और उसके दिल में डर की एक झलक उभर आई। ध्रुवांश ने उदासीन नजरों से गहनेंद्र को देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह आतंक से भरी थीं। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन अगर तुम मुझ पर पैर रखना चाहते हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। उसने अपनी उंगली हिलाई और बिजली चेतना जाल ने एक गरज छोड़ी। एक चमकदार बिजली उस जाल से निकली और एक क्रुद्ध ड्रैगन की तरह बाहर निकल पड़ी। बिजली ने हवा को चीर दिया और एक अंधा करने वाली रोशनी चमकी। गहनेंद्र और गाड़िश दल के बाकी सदस्यों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। इस पल में गहनेंद्र को आखिरकार समझ आ गया कि उसके और ध्रुवांश के बीच का फासला कितना बड़ा था। आखिरकार हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जिससे लोग डरते हैं और जिसे ऊंची नजरों से देखते हैं। बिजली ने जंगल को एक क्रुद्ध ड्रैगन की तरह चीर दिया, जो अपने दांत और पंजे दिखा रहा हो। एक उग्र चेतना शक्ति की हलचल उमड़ पड़ी और हवा में तांडव मचाने लगी। पलक झपकते ही बिजली गहनेंद्र की ओर बढ़ी। इस पल में उसकी आंखें आतंक से भरी थीं। जब ध्रुवांश ने हमला किया तो उसने जरा भी रहम नहीं दिखाया। वह पहले जितना ही उग्र था। ऐसे समय में गहनेंद्र सिर्फ अपने शरीर की चेतना शक्ति को चरम तक धकेल सकता था। चेतना शक्ति उमड़ पड़ी और उसके शरीर को एक मजबूत चेतना शक्ति का कवच बनाकर ढक लिया। उग्र बिजली ने सबको अंधा कर दिया और गहनेंद्र के शरीर पर जोर से गिरी। बिजली के झटके से जमीन तुरंत टूट गई। इस पल में गहनेंद्र का शरीर गोली की तरह पीछे उछला। रास्ते में आने वाले पेड़ उसके शरीर से टकराकर टूट गए। वह मुंह भर भर खून उगल रहा था। दर्जनों विशाल पेड़ों को तोड़ने के बाद गहनेंद्र का शरीर आखिरकार जमीन पर लाचार पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था और वह असहाय स्थिति में था। पहले दिखाई गई उसकी उग्रता और क्रूरता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इस पल में गारिश दल के सदस्य पूरी तरह खामोश थे। यहां तक कि पहले घमंड करने वाले लोग भी अपने मुंह बंद कर चुके थे और उनके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था।
गजेंद्र इस दृश्य को देखकर कांप रहा था। उसकी नजरों में गहनेंद्र हमेशा ताकतवर शब्द का पर्याय था। उत्तरालोक दुनिया में प्रवेश करने के बाद भी कुछ ही लोग थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे, लेकिन गहनेंद्र, जो उसके दिल में हमेशा अजेय रहा था, ध्रुवांश से हार गया। और वह भी तब जब ध्रुवांश की ताकत सिर्फ चरम का आयुष्मान रैंक पर थी। तभी गजेंद्र ने कांपते हुए कहा, वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसने ध्रुवांश को देखा और उसकी आंखों से डर उमड़ पड़ा। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने इस सौम्य दिखने वाले लेकिन राक्षसी लड़के को उकसाया था। यशमारा दल के कैंपग्राउंड में भी पूरी तरह सन्नाटा था। वंशार और बाकी लोग चुपके से निकल गए। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि वह लड़का जो पहले उनके साथ बैठा था, जो काफी दयालु लगता था और जिसके साथ सहज महसूस होता था, वाकई इतना डरावना था। गहनेंद्र एक प्रारंभिक चरण का दिव्यमान रैंक योद्धा था। वह अन्वेषा जितना ही ताकतवर था। फिर भी वह ध्रुवांश से हार गया। ध्रुवांश ने जमीन पर लाचार पड़ी आकृति को उदासीन नजरों से देखा। वह धीरे धीरे गजेंद्र के पास से गुजरा और सीधे गहनेंद्र की ओर बढ़ा। गाड़िश दल के सदस्यों ने यह देखा, लेकिन किसी ने ध्रुवांश को रोकने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। दोस्तों, इस वीडियो पर बस 1000 लाइक का टारगेट है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ध्रुवांश गहनेंद्र के सामने खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ भींचे। पास में पड़ी गहरी लाल लंबी तलवार उसकी बांह में खींच गई और उसकी तीखी धार सीधे गहनेंद्र के गले पर टिक गई। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर तुमने मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो तुम्हें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गहनेंद्र कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह ध्रुवांश को देख रहा था, जो भावहीन आंखों से उसे ऊंची नजरों से देख रहा था। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, यह चेतना पथ नहीं है। अगर तुमने यहां बेवजह किसी को मार दिया तो उत्तरालोक अकादमी तुम्हें निश्चित रूप से अयोग्य करार देगी। इस पर ध्रुवांश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे इससे धमका रहे हो? उसने अपनी बांह आगे बढ़ाई और तीखी धार ने गहनेंद्र के गले की त्वचा को खरोंच दिया। खून की बूंदें धीरे धीरे रिसने लगीं। गहनेंद्र के गले पर आई ठंडी सिहरन ने उसके शरीर को जमा दिया। उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर उसने सामने खड़े इस लड़के को और गुस्सा किया तो वह वाकई उसे मार डाल सकता था। उसे अच्छे से पता था कि ध्रुवांश कितना बेरहम हो सकता था। आसपास के गाड़िश दल के सदस्य इस दृश्य को देखकर कांप रहे थे। ध्रुवांश के शरीर से निकलने वाली तीखी ठंडक ने उन्हें इतना झकझोर दिया था कि वे जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ध्रुवांश ने हल्के स्वर में कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ ऐसा दो जो तुम्हारी जान बचा सके। यहां किसी को मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे माथे का निशान मिटा दूं तो तुम शायद बाहर हो जाओगे। फिर उत्तरालोक अकादमी में प्रवेश करने का सपना भी मत देखना। गहनेंद्र का चेहरा आखिरकार बदल गया। उसने उत्तरालोक अकादमी में प्रवेश करने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर उसे यहां बाहर कर दिया गया तो यह वाकई मौत से भी बदतर होता। लेकिन गहनेंद्र ने दांत पीसकर कहा, मैं निशान मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने निशान की सारी चेतना शक्ति तुम्हें दे दूंगा। उसका निशान पहले ही रैंक 5 तक पहुंच चुका था। यह साफ था कि उसने इस दौरान कई छात्रों को लूटा था। अगर वह इसे ध्रुवांश को दे देता तो उसकी इस दौरान की सारी मेहनत बेकार हो जाती। लेकिन निशान मिटाए जाने की तुलना में यह कहीं बेहतर विकल्प था। ध्रुवांश ने मुस्कुराया। गहनेंद्र के गले के पास टिकी तलवार थोड़ी पीछे हटी। गहनेंद्र ने ध्यान केंद्रित किया और उसके माथे का सुनहरा निशान तुरंत फीका पड़ गया। एक सुनहरी रोशनी निकली और ध्रुवांश के माथे के निशान में समा गई। विशेष चेतना शक्ति के सशक्तिकरण के साथ ध्रुवांश के माथे का निशान तुरंत सुनहरा हो गया। यह साफ था कि गहनेंद्र के निशान की चेतना शक्ति को सोखने के बाद उसका निशान भी रैंक 5 तक पहुंच गया था।
गहनेंद्र ने ध्रुवांश के माथे के सुनहरे निशान को देखा और दांत पीस कर कहा, अब क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? यह सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, यह काफी नहीं है। इस पर ठंडी धार फिर से उसकी त्वचा को छू गई। गहनेंद्र ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और गुस्से में चिल्लाया, तुम चाहते क्या हो? लेकिन ध्रुवांश ने सिर्फ उसे शांत नजरों से देखा। मतलब साफ था। सिर्फ गहनेंद्र के निशान की चेतना शक्ति से उसके दिल की नाराजगी शांत नहीं होने वाली थी। उसके गले पर ठंडी सिहरन ने गहनेंद्र को धीरे धीरे शांत कर दिया। उसने एक पल सोचा और आखिर में बोला, मैं तुम्हें एक खास बात बता सकता हूं, तो फिर क्या तुम मुझे जाने दोगे? इस पर ध्रुवांश ने हल्के स्वर में कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी जानकारी कितनी कीमती है। इस पर गहनेंद्र ने दांत पीसकर कहा, हमें एक छोटी घाटी मिली जहां ढेर सारे खजाने हैं। उन खजानों में हमें एक चीज मिली जो चेतना बढ़ाने वाली घास जैसी लगती थी। ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में आखिरकार रुचि की एक झलक उभरी। यह एक बेहद दुर्लभ खजाना था। यह न सिर्फ दिव्यमान रैंक के योद्धाओं के लिए बेहद फायदेमंद था, बल्कि ऐसा कहा जाता था कि यह चरम का आयुष्मान रैंक वालों को सबसे महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने और दिव्यमान रैंक में प्रवेश करने में मदद कर सकता था। अभी ध्रुवांश दिव्यमान रैंक से सिर्फ एक कदम दूर था। हालांकि उसे भरोसा था कि वह 1 महीने में इस रैंक में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसके लिए यह समय थोड़ा ज्यादा लंबा था। चेतना पथ में उसके कई दुश्मन थे। गहनेंद्र उनमें से एक साधारण व्यक्ति था। उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग भी थे। ध्रुवांश को यकीन था वह उत्तरा लोक दुनिया में कई परिचित चेहरों से जरूर मिलेगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द दिव्यमान रैंक में प्रवेश करना था। तभी वह अपनी पुरानी दुश्मनियों से निपटने के लिए काफी ताकत हासिल कर पाएगा। इसलिए चेतना बढ़ाने वाली घास उसके लिए बेहद आकर्षक थी। लेकिन उसने गहनेंद्र पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया। इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, अगर यह इतना कीमती खजाना है तो तुमने इसे हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने इसे अब तक वहां क्यों छोड़ रखा? इस पर गहनेंद्र ने अनिच्छा से कहा, वहां 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवर इसकी रखवाली कर रहे हैं। उनकी ताकत मुझसे किसी भी तरह कम नहीं है। मेरे लिए इसे हासिल करना असंभव है। उसने उस जगह को खोजने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी। फिर भी घाटी में मौजूद 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों ने उसे रोक दिया था। फिर ध्रुवांश ने पूछा, वह जगह कौन सी है? गहनेंद्र ने जल्दी से ध्रुवांश को जगह बता दी। इसे सुनकर उसने एक पल सोचा। फिर उसने अन्वेषा की ओर इशारा किया। यह देखकर वह संदेह के साथ उसके पास आई। ध्रुवांश ने अन्वेषा को बताया कि गहनेंद्र ने क्या कहा था, जिसमें चेतना बढ़ाने वाली घास की जगह भी शामिल थी। ध्रुवांश ने पूछा, इस जगह की जानकारी कितनी विश्वसनीय है? अन्वेषा को उससे कहीं ज्यादा जानकारी थी। उसे सलाह लेना एक अच्छा विचार था। अन्वेषा ने उस दिशा को सुनकर एक पल सोचा। जल्द ही उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, वह दिशा वाकई काफी छिपी हुई है और गार्डिश दल वाकई उस इलाके में मंडरा रहा था। लेकिन क्या वे चेतना बढ़ाने वाली घास के लिए ऐसा कर रहे थे, यह मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। ध्रुवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने फिर से गहनेंद्र की ओर देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह लड़का क्या योजना बना रहा था, लेकिन यह जानकारी वाकई विश्वसनीय लग रही थी। ध्रुवांश ने धीरे धीरे धार को पीछे खींचा और गहरी लाल लंबी तलवार को गहनेंद्र की ओर उछाल दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मुझ पर यकीन करो, तुम बच नहीं पाओगे। गहनेंद्र ने ध्रुवांश की मुस्कान देखकर कांप लिया। उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और लाचार होकर खड़ा हुआ। फिर उसने जल्दी से हाथ हिलाया और गार्डिश दल के सदस्यों को साथ लेकर चला गया। अन्वेषा ने पीछे हटती आकृतियों को देखा और फिर ध्रुवांश की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम उस जगह जा रहे हो? मुझे हमेशा लगता है कि गहनेंद्र ने तुम्हें वह जगह बताकर कोई अच्छा इरादा नहीं रखा। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसके इरादे अच्छे हों या बुरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जानकारी सही होनी चाहिए। उसने आगे कहा, क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ वहां चलने में दिलचस्पी रखती हो? वहां कुछ खजाने हो सकते हैं
और ये तुम्हारे और तुम्हारे यशमारा दल के लिए फायदेमंद होगा। इस पर अन्वेषा ने हंसकर कहा, क्या तुम जैसे चेतनापथ के बड़े योद्धा को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी? इस पर ध्रुवांश ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बड़ा योद्धा, तुम्हें उस जगह के बारे में तो पता है, वह बेहद खतरनाक है। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वे मुझे मार डालेंगे। अन्वेषा ने आह भरी और सिर झुकाया। उसने जिज्ञासा से ध्रुवांश को देखा और कहा, अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ध्रुवांश ने पूछा, क्या? अन्वेषा ने बड़े उत्साह से पूछा, तुम्हारा और सम्राट अमायरा का क्या रिश्ता है? ध्रुवांश ने यह उपाधि सुनकर हल्के से हंस दिया। सम्राट अमायरा, क्या यह वह दर्जा है जो उसे सम्राट लेवल की टेस्ट के बाद मिली थी? वह उसका चेहरा कल्पना कर सकता था, जो इस दर्जे को पाकर नाक भांव सिकोड़ रही होगी। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर कहा, वह मेरी साथी है और हम हमेशा एक टीम में थे। अन्वेषा ने ध्रुवांश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ साथी? फिर उसने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे चेतना पथ छोड़ने के बाद उसने क्या किया? ध्रुवांश की मुस्कान गायब हो गई और उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या? इस पर अन्वेषा ने कहा, चेतना पथ के आखिरी पड़ाव में जब सम्राट लोग ताज के लिए लड़ रहे थे, तब उसने सम्राट विवाहन पर हमला किया। अन्वेषा की खूबसूरत आंखें अचानक उत्साह से भर गईं। उसने ध्रुवांश को उत्सुकता से देखा और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, दो सम्राटों के बीच की लड़ाई। भारी चोट की कीमत पर सम्राट अमायरा ने सम्राट विवान को पीछे धकेल दिया और उसे ताज हासिल करने का मौका खोना पड़ा। उस वक्त उसने सम्राट विवान से कहा कि वह उसकी जान नहीं लेगी, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम, ध्रुवांश, खुद उसकी जान लोगे। ध्रुवांश खामोश हो गया। उसने सिर उठाया और एक आह भरी। उसकी आंखों में धीरे धीरे हत्या की मंशा उमड़ने लगी और उसने खुद से कहा, विवान, तुमने उस पर चोट करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। चेतना पथ में जो लड़ाई हम पूरी नहीं कर पाए, उसे हम 5 महान अकादमियों में रहते हुए खत्म करेंगे। दूसरी तरफ जंगल में सैनिकों की एक बड़ी टोली घबराहट में भाग रही थी। समूह के सबसे आगे गहनेंद्र, जो पूरी तरह खून से लथपथ था, का चेहरा बेहद पीला था। उसके चेहरे पर निशान कांप रहा था और विशेष रूप से डरावना लग रहा था। इस निशान को देखकर आसपास के लोग तुरंत सिहर उठे। गजेंद्र ने सावधानी से पुकारा, बड़े भाई, क्या हम बस ऐसे ही यह जानकारी उन्हें दे देंगे? अगर ध्रुवांश को चेतना बढ़ाने वाली घास मिल गई तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। जब ऐसा होगा। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही गहनेंद्र ने उसे ठंडी नजरों से घूरा और चुप करा दिया। फिर गहनेंद्र ने धीरे धीरे अपनी नजरें पीछे की ओर ठंडेपन से देखा। उसने दांत पीसकर कहा, उसे चेतना बढ़ाने वाली घास इतनी आसानी से मिल जाएगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? उसने गजेंद्र की ओर देखकर तंज कसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने 3 तिलिस्मी जानवरों के डर से चेतना बढ़ाने वाली घास हासिल करने की कोशिश नहीं की? भले ही वे 3 जानवर काफी ताकतवर हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कम है, इसलिए उनके साथ निपटने के तरीके हैं। लेकिन उस दुर्लभ खजाने, चेतना बढ़ाने वाली घास पर सिर्फ हमारी ही नजर नहीं थी। इस पर गजेंद्र हैरान होकर बोला, क्या दूसरों ने भी इसे खोज लिया है? गहनेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, हां, उन 2 समूहों का नेतृत्व दयालु लोग कर रहे हैं। वे हमेशा चेतना बढ़ाने वाली घास पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वे एक दूसरे से डरते हैं, इसलिए उन्होंने इसे हासिल करने की कोशिश नहीं की। अगर ध्रुवांश वहां गया तो वह निश्चित रूप से उनसे विवाद मोल लेगा। हालांकि उन 2 समूहों के लीडर चेतना पथ से नहीं हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि कमजोर नहीं है। कई संसाधनों के बल पर उनकी ताकत मुझसे किसी भी तरह कम नहीं है। अगर ध्रुवांश ने उनके सामने चेतना बढ़ाने वाली घास छीनने की कोशिश की तो एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उस वक्त हम चुपके से वहां छिपकर रहेंगे। अगर मौका मिला तो हम उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देंगे और चेतना बढ़ाने वाली घास हासिल कर लेंगे। इसके साथ मैं आखिरकार मध्यम चरण के दिव्यमान रैंक में प्रवेश करने की कोशिश कर सकूंगा। उस ताकत के साथ मैं उत्तरालोक दुनिया में भी उत्कृष्ट माना जाऊंगा। यह सुनकर गजेंद्र तुरंत हंस पड़ा।
बड़े भाई वाकई चतुर हैं। उस लड़के को सचमुच लगा कि उसने आपका फायदा उठा लिया। किसे पता था कि यह सब बड़े भाई की योजना में था। गहनेंद्र ने भी ठंडी मुस्कान दी, लेकिन ध्रुवांश का मुस्कुराता और आकर्षक चेहरा फिर से उसके दिमाग में चमका। वह तुरंत सिहर उठा और उन भावनाओं को जबरदस्ती दबा दिया। उसने दांत पीसकर कहा, इसके अलावा तुम यह खबर फैलाओ कि चेतना पथ का खूनी कोहराम वाला योद्धा अभी उत्तरालोक दुनिया में है। उसने गहरे चेहरे के साथ कहा, उस लड़के ने चेतना पथ में कई ताकतवर दुश्मन बना लिए थे। इस उत्तरालोक दुनिया में उनमें से कई जरूर होंगे। अगर उन्हें यह खबर मिली तो ध्रुवांश जरूर मुसीबत में पड़ जाएगा। गजेंद्र ने जवाब दिया, जी। दूसरी ओर यशमारा दल के कैंप ग्राउंड में कई लोग अभी भी पहले की लड़ाई में डूबे हुए थे। कई लोग कैंप में मौजूद उस लड़के की ओर विस्मय और जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे, जबकि वे काम कर रहे थे। किसने सोचा था कि यह सौम्य दिखने वाला लड़का वाकई इतना डरावना होगा। वह इतना ताकतवर था कि गहनेंद्र को भी उसने पूरी तरह हरा दिया। समीरा ने ध्रुवांश की प्रशंसा छिपाने की कोशिश नहीं की और अपनी चमकती काली आंखों से उसे देखते हुए कहा, ध्रुवांश भैया, आप बहुत ताकतवर हैं। वह छोटी लड़की थी, उसे ताकत का अंदाजा नहीं था। उसे बस इतना लगा कि ध्रुवांश पहले बहुत आकर्षक और शानदार लग रहे थे। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर समीरा की 2 चोटियों को हल्के से छुआ जो जीवन से भरी थीं। इस वक्त यशमारा दल कैंप ग्राउंड को समेट रहा था ताकि गहनेंद्र द्वारा बताई गई जगह की ओर जा सके। अन्वेषा ध्रुवांश के पास आई और बोली, जैसे ही हमारे लोग उस जगह के करीब पहुंचेंगे, ज्यादातर लोग वहीं रुक जाएंगे। हम सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों को उस जगह ले जाएंगे। ध्रुवांश ने सिर हिलाया। इतने सारे लोगों का एक साथ उस जगह जाना निश्चित रूप से खराब विचार था, क्योंकि उन्हें आसानी से देख लिया जाता। ध्रुवांश ने कहा, चेतना बढ़ाने वाली घास काफी दुर्लभ है। चूंकि गहनेंद्र ने इसे खोज लिया, इसका मतलब है कि दूसरों को भी यह मिल सकती है। हमें सावधान रहना होगा। वह इतना भोला नहीं था कि गहनेंद्र की बातों पर पूरी तरह भरोसा कर ले, इसलिए सावधानी बरतना सबसे अच्छा था। अन्वेषा ने भी सहमति में सिर हिलाया। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर समीरा का सिर सहलाया और कहा, लेकिन हमारे पास एक गुप्त हथियार भी है। ये छोटी लड़की एक द्वितीय रैंक की चेतक योगी थी। इसके अलावा उसके पास हृदय जाल अवस्था भी थी। अगर वह अपनी पूरी युद्ध क्षमता दिखाए तो अन्वेषा भी उससे कमतर रह जाएगी। लेकिन उसका युद्ध अनुभव बहुत कम था और अपने विरोधियों का सामना करते समय वह आसानी से घबरा सकती थी। अगर एक चेतक योगी युद्ध में ऐसी भावनाएं दिखाए तो उसकी प्रभावशीलता आधी रह जाती है। अन्वेषा ने अनिच्छा से कहा, तुम इस शरारती की बात कर रहे हो। हालांकि समीरा में चेतना जाल के लिए उच्च प्रतिभा थी और अगर वह अपनी ताकत सही ढंग से दिखाए तो काफी ताकतवर हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह शरारती लड़की डरपोक और लालची थी। समीरा ने अन्वेषा की अनिच्छुक अभिव्यक्ति देखकर अपने होंठ फुलाए। उसकी दीदी ने फिर से उसे ठंडा जवाब दिया। ध्रुवांश ने कहा, आखिरकार वह अभी काफी छोटी है। अगर वह खुद को तराश ले तो वह आखिरकार आत्मनिर्भर हो जाएगी। उसे यह काफी सामान्य लगा। आखिरकार समीरा अभी बहुत छोटी थी। इसके अलावा वह हमेशा पूरी तरह सुरक्षित माहौल में रही थी, इसलिए अगर उसे और अनुभव मिला तो वह निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाएगी। समीरा ने ध्रुवांश की बांह पकड़कर हंसते हुए कहा, ध्रुवांश भैया सबसे अच्छे हैं। अन्वेषा ने उसे एक पल घूरा, फिर वह मुड़ी और दूसरों को तेजी से चलने का आदेश दिया। लगभग आधे घंटे बाद यशमारा दल पूरी तरह जाने के लिए तैयार था। अन्वेषा ने अपने हाथ हिलाए और सैनिकों की बड़ी टोली बाढ़ की तरह उत्तर पश्चिम की ओर उमड़ पड़ी। इस बड़े समूह ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया, लेकिन यशमारा दल इस इलाके में काफी मशहूर था। जब दूसरों ने यशमारा दल को देखा तो किसी ने भी बुरी मंशा दिखाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए कुछ तिलिस्मी जानवरों को छोड़कर जिन्हें उन्होंने जल्दी हरा दिया, उनकी यात्रा असाधारण रूप से सुगम थी। वे लगभग पूरी दूरी तय कर चुके थे जब वे आखिरकार रुक गए। यहां जंगल में कई गहरी खाइयां थीं। सामने कई पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ खड़ी चोटियां बादलों को भेद रही थीं।
पहाड़ों से अनगिनत गर्जनाएं गूंज रही थीं। अन्वेषा ने जुड़े हुए पहाड़ों को देखकर ध्रुवांश की ओर सिर झुकाकर कहा, गहनेंद्र ने जिस जगह का जिक्र किया था वह यहीं आसपास होनी चाहिए। ध्रुवांश ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, कुछ लोगों को चुन लो और पहाड़ में प्रवेश करने की तैयारी करो। ये जगह वाकई काफी छिपी हुई थी। अगर वे इसे खास तौर पर न ढूंढते तो इसे पाना मुश्किल होता। अन्वेषा मुड़ी और जल्दी से यशमारा दल से 20 के लगभग लोगों को चुना। इनमें से ज्यादातर लोग मध्यम चरण के आयुष्मान रैंक पर थे, लेकिन वंशार जैसे अपवाद थे जो चरम का आयुष्मान रैंक तक पहुंच चुके थे। ध्रुवांश ने समर को बताया, समर, तुम उनके साथ इंतजार करो। समर ने भी सिर हिलाया। उसकी ताकत इस जगह पर ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी। अगर वह उनके साथ गया तो वह उनके लिए बोझ बन जाता। ध्रुवांश ने कहा, चलो। सब कुछ व्यवस्थित देखकर ध्रुवांश ने और देर नहीं की और तुरंत अपना हाथ हिलाया। वह सीधे पहाड़ में घुस गया। फिर अन्वेषा समीरा, वंशार और बाकियों को लेकर उसके पीछे चली। पहाड़ में कई तिलिस्मी जानवर थे, लेकिन ध्रुवांश और बाकियों का लक्ष्य ये जानवर नहीं थे। इसलिए उन्होंने कभी उन पर हमला नहीं किया और ताकतवर तिलिस्मी जानवरों से बचते हुए सीधे जंगल की गहराइयों में बढ़ गए। वे लगभग 10 मिनट तक दौड़े, फिर एक पहाड़ी ढलान पर रुक गए। उन्होंने सामने देखा। वहां 3 पहाड़ एक दूसरे से मिलकर एक घाटी बना रहे थे। घाटी की सीमाओं के पास कई विशाल पेड़ उगाए थे जो एक प्राकृतिक आवरण बना रहे थे। ध्रुवांश और बाकी लोग पहाड़ी ढलान की चोटी पर खड़े थे और उन्होंने घाटी में झांका। उन्हें हल्का सा 3 उग्र आभाओं का एहसास हुआ। ये आभाएं एक प्रारंभिक चरण के दिव्यमान रैंक योद्धा के बराबर थीं। ध्रुवांश ने अन्वेषा और बाकियों की ओर देखकर कहा, 3 प्रारंभिक चरण के दिव्यमान रैंक तिलिस्मी जानवर। अन्वेषा का चेहरा सामान्य था, जबकि वंशार और बाकियों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। उन्होंने पहले कभी एक साथ 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों का शिकार नहीं किया था। ध्रुवांश ने धीरे से कहा, हमें इन 3 तिलिस्मी जानवरों से जल्दी निपटना होगा, वरना बड़ा हंगामा दूसरों को और तिलिस्मी जानवरों को यहां खींच लाएगा। वंशार ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। इस जगह पर सिर्फ ध्रुवांश भैया और अन्वेषा दीदी में ही उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों से अकेले लड़ने की क्षमता है। ध्रुवांश ने भी मुस्कुराकर कहा, इन 3 तिलिस्मी जानवरों को मेरे हवाले छोड़ दो। तुम बस दूसरों की गतिविधियों पर ध्यान दो। ये सुनकर अन्वेषा भी हैरान रह गई और उसने ध्रुवांश को घूरा। ध्रुवांश वाकई अकेले 3 प्रारंभिक चरण के दिव्यमान रैंक तिलिस्मी जानवरों से लड़ना चाहता था। ये गहनेंद्र से लड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ध्रुवांश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं उनसे सीधे भिड़ने की योजना नहीं बना रहा। उसने आगे कहा, क्या समीरा ने पहले नहीं कहा था? मैं भी एक चेतक योगी हूं। अन्वेषा हैरान रह गई। समीरा ने वाकई पहले इसका जिक्र किया था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और फिर अगर ध्रुवांश एक चेतक योगी है तो क्या वह 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों से कैसे निपट सकता था? यह तब तक असंभव था जब तक कि वह एक ताकतवर द्वितीय रैंक चेतना जाल न बना ले। जब वह हैरान थी, ध्रुवांश की उंगलियों पर रोशनी चमकी। फिर अन्वेषा और बाकी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उसकी उंगलियों से कई चेतना सीलें धीरे धीरे उभर रही थीं। कुल 30 चेतना सीलें। अन्वेषा के होंठ अलग हो गए। 30 चेतना सीलें? यह लड़का वाकई एक द्वितीय रैंक चेतक योगी भी था। ध्रुवांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं, क्योंकि उसकी उंगलियां कई रास्तों को चित्रित कर रही थीं। फिर 30 चेतना सीलें तेजी से उनके सामने हवा में उड़ीं और गायब हो गईं। इसके बाद एक आश्चर्यजनक चेतना शक्ति की हलचल धीरे धीरे निकलने लगी। यह देखकर समीरा के नन्हे चेहरे पर विस्मय की झलक चमकी। उसकी काली आंखें ध्रुवांश को देख रही थीं और उसने बुदबुदाया, ध्रुवांश भैया वाकई हृदय जाल अवस्था में भी प्रवेश कर सकते हैं। अन्वेषा का दिल फिर से कांप उठा। हृदय जाल अवस्था। समीरा की वजह से वह जानती थी कि यह अवस्था एक चेतक योगी के लिए कितनी ताकतवर हो सकती है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ध्रुवांश न सिर्फ एक द्वितीय रैंक चेतक योगी था, बल्कि समीरा की तरह उसके पास हृदय जाल अवस्था भी थी। अन्वेषा ने आह भरकर कहा, वाकई चेतना पथ में सम्राट लेवल की जांच पाने वाला व्यक्ति
भले ही उसे चेतना पथ से बीच में निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता था? ध्रुवांश को अन्वेषा और बाकियों के झटके की परवाह नहीं थी। उसके हाथ की मुद्राएं बदलीं और एक सुनहरा चेतना जाल उसके सामने धीरे धीरे फैलने लगा। जाल से निकलने वाली चेतना शक्ति की हलचल ने तुरंत आसपास की हवा को विकृत कर दिया। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। ध्रुवांश के सामने हवा में एक सुनहरा चेतना जाल धीरे धीरे फैल रहा था। जटिल चेतना शक्ति की किरणें एक दूसरे से गूंथ रही थीं, जिससे अत्यंत उग्र चेतना शक्ति की हलचल निकल रही थी। अन्वेषा और बाकी लोग चेतक योगी नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे चेतना जाल को समझ नहीं सकते थे, लेकिन समीरा उस जाल को गंभीरता से देख रही थी। उसकी आंखों में जटिल और गूढ़ चेतना शक्ति की किरणें शक्ति संचरण के रास्तों की तरह थीं। वे धीरे धीरे पूरे चेतना जाल को पूर्ण कर रही थीं। ध्रुवांश ने अपनी कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खोलीं। उसने सिर उठाया और विशाल सुनहरे जाल को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। यह पहली बार था जब उसने अपनी ताकत से एक द्वितीय रैंक चेतना जाल बनाया था। यह चेतना जाल वह द्वितीय रैंक चेतना जाल था जिसे कुशलेंद्र ने ध्रुवांश के उत्तरी हिस्सा छोड़ने से ठीक पहले बड़ी मुश्किल से खोजा और पाया था। इस जाल के बारे में ध्रुवांश ने बहुत पहले ही इसे पूरी तरह याद कर लिया था, लेकिन चूंकि वह पर्याप्त सीलें बनाने में असमर्थ था, उसने कभी इसे बनाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब वह ऐसा करने में सक्षम था। ध्रुवांश ने चेतना जाल के सफलतापूर्वक बनने के बाद अन्वेषा की ओर मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना होगा। यह सुनकर अन्वेषा हैरान रह गई। फिर समीरा ने खुशी से हंसकर कहा, दीदी तो सचमुच मूर्ख हैं। ध्रुवांश भैया चाहते हैं कि आप 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को यहां लाएं, ताकि वह अपने चेतना जाल से उन्हें मार सकें। अन्वेषा ने समीरा को एक पल घूरा और तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसने एक पल झिझक कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा चेतना जाल 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को मार सकता है? हालांकि ध्रुवांश का द्वितीय रैंक चेतना जाल काफी प्रभावशाली था, लेकिन उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों की त्वचा बहुत मजबूत और कठोर होती थी। उनकी रक्षा शक्ति ताकतवर थी। शायद इस जाल के लिए एक ही हमले में उन सभी को खत्म करना काफी मुश्किल होता। ध्रुवांश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। यह सुनकर उसकी झिझक खत्म हो गई और उसने भीड़ को निर्देश दिए। फिर उसकी सुंदर आकृति घाटी की ओर दौड़ पड़ी। ध्रुवांश ने अन्वेषा की धुंधली होती आकृति को देखा और फिर अपनी नजर आसपास के पहाड़ों की ओर मोड़ी। उसने आंखें सिकोड़ी और समीरा को अपने पास बुलाया। फिर वह धीरे धीरे उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। जब ध्रुवांश और बाकी लोग कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे, पहाड़ के दूसरी ओर 2 आकृतियां 2 पास के कैंपों में दाखिल हुईं। प्रत्येक कैंप में कई लोग थे, प्रत्येक में लगभग 100 लोग। एक कैंप में एक आकृति इस जानकारी को सुनते ही अचानक खड़ी हो गई, लीडर, कोई चेतना बढ़ाने वाली घास को निशाना बना रहा है। वह सफेद कपड़ों में था और उसके चेहरे पर घमंड भरा था। उसने इस संदेश को सुनकर तंज कसते हुए पूछा, कौन? क्या यह गहनेंद्र है? उसमें इतनी हिम्मत है? किसी ने जवाब दिया, यह गहनेंद्र नहीं है, यह एक और दल है, और लगता है कि यह यशमारा दल है। सफेद कपड़ों वाला लड़का भौहें सिकोड़कर बोला, यशमारा दल? अन्वेषा? फिर उसने शानदार मुस्कान दी, तो यह वह सुंदरी है? वह वाकई साहसी है। वह उस चीज को निशाना बनाने की हिम्मत कर रही है जिस पर मेरी नजर है। तभी किसी ने पूछा, लीडर, हमें क्या करना चाहिए? सफेद कपड़ों वाले लड़के ने हंसकर कहा, क्या करना चाहिए का क्या मतलब? तुरंत कार्रवाई की तैयारी करो। चूंकि वह सुंदरी मुझसे चोरी करने की हिम्मत कर रही है, तो मैं उसे भी पकड़ लूंगा। हा हा! उसने हाथ हिलाया और तुरंत कैंप से बाहर निकल गया। सैनिकों की एक बड़ी टोली तेजी से उसके पीछे चली। जैसे ही वे पहाड़ के केंद्र की ओर दौड़े, दूसरे कैंप से भी सैनिकों की एक बड़ी टोली निकली। अन्वेषा के खड्ड जैसी घाटी में प्रवेश करने के थोड़ी देर बाद कान फाड़ने वाली गर्जनाएं गूंजीं और घाटी कांप उठी। घाटी के भीतर से अचानक एक उग्र चेतना शक्ति उभरी
अन्वेषा की नाजुक आकृति चेतना शक्ति में लिपटी थी और एक प्रकाश की आकृति में बदल गई। वह बिजली की तरह घाटी से बाहर निकली। उसके पीछे 3 नीले विशाल पक्षी उड़े। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे चेतना शक्ति उमड़ पड़ी और उनके पंजों ने अन्वेषा को पकड़ने की कोशिश की। अन्वेषा का शरीर हवाओं में गिरते पत्ते की तरह था। वह हल्के से हिलती और 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों के हमलों को पूरी तरह चकमा दे देती। लेकिन उग्र चेतना शक्ति की हलचल ने फिर भी उसके शरीर को अस्थिर कर दिया। उसकी ताकत से 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को रोकना आसान नहीं था। जब अन्वेषा 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को उस पहाड़ी ढलान की ओर ले आई जहां ध्रुवांश और बाकी लोग थे, ध्रुवांश की अभिव्यक्ति धीरे धीरे और गंभीर हो गई। उसने अपनी नजर 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों पर टिका दी। सुनहरा चेतना जाल धीरे धीरे घूम रहा था और सुनहरी चेतना शक्ति निकल रही थी। सुनहरी रोशनी और चमकदार हो गई, मानो वह असली सोने से बनी हो। ध्रुवांश ने वंशार और बाकियों की ओर सिर घुमाकर कहा, रोकने की तैयारी करो। वंशार और बाकियों ने तुरंत जवाब दिया, जी। उनके शरीर में चेतना शक्ति उमड़ पड़ी, क्योंकि वे 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को देख रहे थे जो उनके करीब आ रहे थे। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब अन्वेषा उनके हमले की सीमा में आएगी। फिर घनी चेतना शक्ति फटी और अन्वेषा के पीछे के 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों पर बमबारी कर दी। कई हमले 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों के शरीर पर लगे और चिंगारियां उड़ीं। लेकिन 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों के शरीर स्टील जैसे मजबूत थे। हमलों से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कम से कम वे उन्हें धीमा करने में सफल रहे। इस संक्षिप्त पल का फायदा उठाकर अन्वेषा 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों से बच निकली और तेजी से पहाड़ी ढलान की चोटी पर उतरी। उसने ध्रुवांश को देखा और उसकी सुडौल छाती हल्के से उछली, क्योंकि उसने बुदबुदाया, अब तुम्हारी बारी है। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसकी तीखी आंखें पहाड़ी ढलान की ओर बढ़ रहे 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को देख रही थीं। फिर उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और उसके पीछे का सुनहरा चेतना जाल तुरंत एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलने लगा। जाल से एक उग्र चेतना शक्ति उमड़ पड़ी। 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को सुनहरे चेतना जाल से निकलने वाली खतरनाक हलचल का एहसास हुआ और वे तुरंत धीमे पड़ गए। उनके मुंह से चीखें निकलीं, क्योंकि उनके शरीर में एक घनी चेतना शक्ति भरी थी। ध्रुवांश की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। उसके मुंह से अचानक एक तीखी चीख गूंजी, सुनहरा चक्र आत्मनाशक जाल। इस पल में एक चमकदार सुनहरी रोशनी सूरज की तरह उभरी। जैसे ही सुनहरी रोशनी इकट्ठा हुई, जाल कांप उठा और एक विशाल चमकदार सुनहरी रोशनी चेतना जाल से फटी। सुनहरी रोशनी बाहर निकली और तुरंत एक तीखा दांतेदार सुनहरा चक्र बन गई। प्रकाश चक्र पागलपन से घूम रहा था, जिससे एक भनभनाती आवाज निकल रही थी। फिर सुनहरी रोशनी अनिश्चित रूप से फैल गई, मानो उसने हवा को ही चीर दिया हो। ध्रुवांश ने एक पल के लिए अपनी उंगलियों से इसे छुआ। इसके बाद सुनहरा प्रकाश चक्र सुनहरी बिजली की तरह 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों की ओर उड़ा। जैसे ही सुनहरा प्रकाश चक्र उनके पास पहुंचा, 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों के पंख सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में आतंक की एक झलक चमकी। ये साफ था कि उन्होंने इस सुनहरे प्रकाश चक्र से खतरे को भांप लिया था। 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों ने एक पल झिझक की और फिर अचानक मुड़कर भागने लगे। उन्होंने तुरंत अपने पंख फैलाए ताकि उड़ सकें। आखिरकार एक उच्च रैंक का तिलिस्मी जानवर थोड़ी बुद्धि रखता था और जानता था कि आसन्न विनाश से बचने के लिए क्या करना है। उन्हें यकीन था कि अगर यह खतरनाक सुनहरा चक्र उन पर सीधे लगा तो वे मर जाएंगे। ध्रुवांश ने यह देखकर मुस्कुराया। भागना चाहते हो? उसने इस द्वितीय रैंक चेतना जाल को बनाने में बहुत मेहनत की थी। अगर उसने इन 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को भागने दिया तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता। ध्रुवांश की सोच के साथ सुनहरे प्रकाश चक्र की गति तेज हो गई और वह आकाश में सुनहरी बिजली की तरह था। उसने तेजी से एक उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवर को पकड़ लिया और उसके शरीर पर जा लगा। तेजी से घूमता सुनहरा प्रकाश चक्र एक भयानक विनाशकारी ताकत रखता था। एक उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवर के खिलाफ, जिसकी रक्षा शक्ति ताकतवर थी,
उसने फिर भी रक्षा की परतों को चीर दिया और उसके शरीर को भेद दिया। आकाश में खून छिड़क गया। एक तीखी चीख के साथ उच्च रैंक का तिलिस्मी जानवर आकाश से गिर पड़ा। सुनहरा प्रकाश चक्र एक उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवर को हराने के बाद गायब नहीं हुआ। उसने तुरंत दूसरा और तीसरा तिलिस्मी जानवर पकड़ा और उनके शरीरों को भी चीर दिया। आकाश से खून की बड़ी मात्रा खूनी बादल की तरह नीचे गिरी। 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को भेदने के बाद सुनहरे प्रकाश चक्र की चेतना शक्ति खत्म हो गई और वह धीरे धीरे फीका पड़ गया। ध्रुवांश ने खूनी धुंध को देखा। उसे एहसास हुआ कि बाकी 2 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवर अभी भी जिंदा थे और पहले की तरह तुरंत नहीं मरे थे। आखिरकार सुनहरे प्रकाश चक्र ने पहले तिलिस्मी जानवर को खत्म करने में काफी चेतना शक्ति खर्च कर दी थी। खूनी धुंध से एक उग्र और क्रूर चीख गूंजी। 2 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों ने ध्रुवांश पर नजरें टिकाईं और उग्रता से उसकी ओर बढ़े। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे उसकी ओर उड़े। अन्वेषा ने यह देखकर हैरान होकर कहा, सावधान। वह तुरंत मदद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ध्रुवांश पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने तंज कसते हुए कहा, यह व्यर्थ की कोशिश है। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कीं और एक बार फिर चेतना सीलें हवा में समा गईं। उसके पीछे बिजली तेजी से जमा हुई और तेजी से एक बिजली जाल में बदल गई। दैव्य बिजली चेतना जाल एक उग्र बिजली ड्रैगन की तरह 2 गंभीर रूप से घायल उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों पर गिरी। भारी चोट खाकर 2 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों से खून छिड़क गया। आखिर में उन्होंने एक दयनीय चीख निकाली और नीचे गिर पड़े। बगल में अन्वेषा, वंशार और बाकी लोग ध्रुवांश को देख रहे थे। वे हैरान थे कि वह वाकई इतनी तेजी से दूसरा चेतना जाल बना सकता था और अपने हमले को जारी रख सकता था। ध्रुवांश जिस गति से चेतना जाल बनाता था वह बहुत तेज थी। अन्वेषा ने सोचा, काश समीरा भी ऐसा चेतना जाल बना पाती। जब ध्रुवांश चेतना जाल बनाता था वह इतना शांत रहता था कि कुछ भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। उसका सारा डर और घबराहट पूरी तरह अलग हो जाती थी। लेकिन समीरा, अगर वह डर जाती तो चेतना जाल बनाने में असफल हो जाती। यह वाकई अज्ञात था कि उसे ध्रुवांश जैसा प्रदर्शन करने में कितना समय लगेगा। ध्रुवांश ने 3 उच्च रैंक के तिलिस्मी जानवरों को हराने के बाद अन्वेषा और बाकियों से कहा, इन तिलिस्मी जानवरों के आत्मिक अंश इकट्ठा करने के बाद मेरे पीछे आना। फिर वह तुरंत घाटी की ओर दौड़ा। कुछ ही सेकंड में वह घाटी की गहराइयों में प्रवेश कर चुका था। घाटी काफी हरियाली से भरी थी और इसमें ढेर सारी चेतना शक्ति थी। इसके अलावा घाटी में चेतना शक्ति से भरे कई चेतक फल चेतना पेड़ों पर थे। ये जगह वाकई वैसी थी जैसा गहनेंद्र ने कहा था। ये खजानों से भरी जगह थी। ध्रुवांश की आंखें इन पर सिर्फ एक पल के लिए ठहरीं और फिर वह तुरंत घाटी की गहराइयों में बढ़ गया। हालांकि ये चेतक फल अच्छे थे, लेकिन वे वह चीज नहीं थीं जिनकी उसे जरूरत थी। कुछ देर बाद ध्रुवांश आखिरकार रुक गया। उसकी आंखें एक पहाड़ी ढलान पर पूरी तरह टिक गईं। उस जगह पर एक हरी भरी पन्ना रंग की रोशनी का समूह इकट्ठा हुआ था। रोशनी के समूह के अंदर वह धुंधला सा एक नन्हा पन्ना रंग का चेतना घास देख सकता था। इसकी बनावट से यह ऐसा लगता था जैसे इसे तराशा गया जेड हो, चमकता और पारदर्शी। इससे एक आश्चर्यजनक चेतना शक्ति धीरे धीरे निकल रही थी। ध्रुवांश ने पन्ना रंग की चेतना घास को उत्सुकता से देखा। चेतना बढ़ाने वाली घास। पन्ना रंग की चेतना घास के चारों ओर जीवन से भरी हरी रोशनी थी। घास से लगातार एक आकर्षक सुगंध निकल रही थी जो किसी के भी मुंह में पानी ला दे। अन्वेषा की आवाज पीछे से गूंजी, तो यह है चेतना बढ़ाने वाली घास? ढलान पर बैठी चेतना घास को देखकर वह चकित थी। ध्रुवांश ने देखा कि वह वंशार और बाकियों को भी साथ लाई थी। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उसने अन्वेषा की ओर देखकर कहा, इस बार चेतना बढ़ाने वाली घास मेरी है। इसे एक उपकार मान लो, ठीक है? अन्वेषा ने मुस्कुराकर कहा, यह जानकारी तुमने दी थी और बाहर के तिलिस्मी जानवरों को भी तुमने ही हराया। यह चीज स्वाभाविक रूप से तुम्हारी है। उपकार की कोई बात नहीं, लेकिन घाटी में अभी भी कई खजाने हैं। हालांकि
वे चेतना बढ़ाने वाली घास की तुलना में उतने शानदार नहीं हैं, फिर भी वे ठीक हैं। वे हमारी ट्रेनिंग के लिए फायदेमंद होंगे। इस पर ध्रुवांश ने हंसकर कहा, जितना चाहो चुन लो। अन्वेषा ने सिर हिलाकर कहा, फिर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। उसने और कुछ नहीं कहा और अपना हाथ हिलाकर बाकियों को उस इलाके में अन्य विश्व के खजाने चुनने के लिए ले गई। ध्रुवांश तेजी से आगे बढ़ा और चेतना बढ़ाने वाली घास की जगह पर पहुंचा। उसने अपनी हथेली को चेतना शक्ति से लपेटा और उसे सीधे ढलान में डाला। इसके बाद उसने चेतना बढ़ाने वाली घास को एक विशाल चट्टान के साथ खोद लिया। जैसे ही ध्रुवांश ने चेतना बढ़ाने वाली घास को उखाड़ा, एक पन्ना रंग की रोशनी निकली और उसके माथे के निशान में समा गई। निशान की सुनहरी रोशनी तुरंत और गहरी हो गई और रैंक 5 से रैंक 6 में बढ़ने के संकेत दिखाने लगी। अपने निशान में हुए बदलाव को महसूस करके ध्रुवांश की आंखें आश्चर्य से भर गईं। ऐसा लगता था कि खजानों की खोज निशान के रैंक बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता था। दुर्भाग्य से चेतना बढ़ाने वाली घास जैसी चेतना शक्ति से भरी विश्व की चीजें बेहद दुर्लभ थीं। ध्रुवांश ने सिर झुकाकर चट्टान के ऊपर रखी चेतना बढ़ाने वाली घास को देखा। इस विश्व के खजाने की सुंदरता को केवल करीब से देखा जा सकता था। चमकते रंगों के भीतर एक घनी और शुद्ध चेतना शक्ति की हलचल निकल रही थी। ध्रुवांश ने आकर्षक सुगंध को सूंघा और उसके शरीर की चेतना शक्ति कांप उठी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। यह एक रैंक बढ़ाने की कोशिश करने की इच्छा का एहसास था। ध्रुवांश के दिमाग में यह विचार चमका, मैं इसे यहीं अभी अवशोषित करूंगा और दिव्यमान रैंक में पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने निर्णायक रूप से घाटी की जमीन पर बैठ गया, फिर गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। खुद को शांत करते हुए उसने अपनी हथेलियों को चेतना बढ़ाने वाली घास के ऊपर और नीचे रखा। अचानक ध्रुवांश की चेतना शक्ति उमड़ पड़ी। चेतना शक्ति के दबाव में जिस चट्टान पर चेतना बढ़ाने वाली घास थी वह धूल में बदल गई और चेतना बढ़ाने वाली घास भी हल्के से टूट गई। एक पन्ना रंग का द्रव जो असाधारण चेतना शक्ति से भरा था बाहर निकला और घाटी तुरंत धुंधली हो गई क्योंकि एक मोहक सुगंध फैल गई। ध्रुवांश की हथेलियों में चेतना शक्ति का दबाव धीरे धीरे बढ़ा और आखिरकार उसने चेतना बढ़ाने वाली घास को एक पन्ना रंग के द्रव के समूह में संपीड़ित कर दिया। यह द्रव असाधारण चेतना शक्ति से भरा था जिसने ध्रुवांश की हथेलियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही ध्रुवांश ने सांस ली, पन्ना रंग का द्रव ऊपर उठा और हरे बूंदों की धारा में बदल गया, जो ध्रुवांश के मुंह में प्रवेश कर गई। जैसे ही असाधारण चेतना शक्ति से भरा पन्ना रंग का द्रव ध्रुवांश के शरीर में प्रवेश किया, उसकी त्वचा तुरंत हरी हो गई। उसका पूरा शरीर फूलने लगा। ध्रुवांश के शरीर में एक आश्चर्यजनक चेतना शक्ति बाढ़ की तरह उमड़ रही थी। उसने जल्दी से अपने विचारों को एकत्र किया और विजय स्तंभ कला को चलाया ताकि अपने शरीर में मौजूद विशाल चेतना शक्ति को तेजी से अवशोषित कर सके। लेकिन चेतना बढ़ाने वाली घास की चेतना शक्ति वाकई बहुत विशाल थी। अब जब यह ध्रुवांश के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, उसने नियंत्रण खोने के संकेत दिखाए। जब ध्रुवांश इससे कुछ परेशान था, तभी उसके प्रभामंडल सागर के भीतर से अचानक एक शक्ति का चूषण उभरा। इसने तुरंत शुद्ध चेतना शक्ति का एक हिस्सा खींच लिया। यह दृश्य शुरू में ध्रुवांश को हैरान कर गया, लेकिन उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और देखा कि चेतना शक्ति प्राचीन अमर पक्षी के शरीर में प्रवेश कर रही थी, जो मंडला फूल के ऊपर लेटी थी। जैसे ही प्राचीन अमर पक्षी ने चेतना घास की चेतना शक्ति को अवशोषित किया, उसके शरीर का फीका रंग तुरंत हल्का हो गया। फिर उसके शरीर से काली लपटें फिर से उठने लगीं। प्राचीन अमर पक्षी ने ध्रुवांश की नजर को भांप लिया और ठंडा संदेश भेजा, क्या देख रहे हो? तुमने ही मुझे इतना कमजोर किया था। अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा चेतना शक्ति है। अगर मैं थोड़ा ले लूं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ध्रुवांश ने कड़वी मुस्कान दी और झिंझकते हुए कहा, क्या तुम फिर से चुपके से मुझ पर हमला करने की योजना बना रही हो? उसे पिछली बार का घात याद था, जब प्राचीन अमर पक्षी ने चुपके से उस पर हमला किया था। और अब इस बार का विकास पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर कुछ भयानक हुआ
तो उसे वाकई पछतावा होता। प्राचीन अमर पक्षी ने तंज भरा विचार भेजा, अगर तुम्हारी यह इच्छा है तो मैं इसे पूरा कर सकती हूं। ध्रुवांश ने अजीब सा मुस्कुराया और राहत महसूस की। फिर उसने प्राचीन अमर पक्षी को नजरअंदाज किया और अपने शरीर में मौजूद विशाल चेतना शक्ति को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि वह दिव्यमान रैंक में विकास की तैयारी कर सके। घाटी में अन्वेषा और बाकी लोग चेतना पेड़ों के चेतक फल चुन रहे थे। इन चेतक फलों की चेतना शक्ति चेतना बढ़ाने वाली घास की तुलना में कहीं कम थी। फिर भी वे ट्रेनिंग के लिए फायदेमंद थे। वंशार ने अचानक मुड़कर घाटी की गहराइयों को देखा और कहा, कितनी गहरी चेतना शक्ति। उस जगह से एक आकर्षक सुगंध निकल रही थी, साथ में घनी चेतना शक्ति थी। अन्वेषा एक पल रुकी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ध्रुवांश शायद चेतना बढ़ाने वाली घास को अवशोषित कर रहा था। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या हमारे पास मुसीबत पर नजर रखने वाले लोग हैं? इस पर वंशार ने हंसकर कहा, हां, निश्चिंत रहो अन्वेषा दीदी, हमारे पास सतर्क लोग हैं। जैसे ही वंशार ने ये शब्द कहे, घाटी के बाहर से एक भनभनाहट की आवाज गूंजी। घाटी के अंदर मौजूद लोगों की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। इस आवाज को सुनकर अन्वेषा तुरंत एक ऊंची ढलान पर दौड़ी और दूर की ओर देखने लगी। दो अन्य आकृतियां तेजी से पास की ऊंची ढलान पर दौड़ी। उन्होंने घबराहट में कहा, अन्वेषा दीदी, ये बुरा है। हमें दो समूह हमारे पास तेजी से आते दिखे। अन्वेषा का चेहरा हल्का सा बदल गया और उसने पूछा, क्या यह गाड़िश दल है? इस पर एक आदमी ने बुदबुदाया, नहीं, हमें इन दो समूहों में गहनेंद्र की आकृति नहीं दिखी। अन्वेषा की आंखें गंभीर हो गईं और उसने बुदबुदाया, लगता है कि गहनेंद्र अकेला नहीं था जिसे यहां चेतना बढ़ाने वाली घास के बारे में पता था। उस कमीने की शुरू से ही बुरी मंशा थी। फिर वंशार ने जल्दी से पूछा, अन्वेषा दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों समूह निश्चित रूप से गाड़िश दल के बराबर थे, वरना गहनेंद्र ने उनके समूहों को मौजूद रहने नहीं दिया होता। इस जगह पर उनकी ओर दौड़ते हुए उनके पास इतनी ताकत के साथ वे कैसे उनका मुकाबला कर सकते थे? अन्वेषा ने घाटी की ओर देखा और दांत काटे। उसने तुरंत जवाब दिया, हमें अभी के लिए उन्हें रोकना चाहिए। ध्रुवांश अभी दिव्यमान रैंक में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसे अभी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वंशार ने बाकियों के साथ नजरें मिलाईं। क्या वे उन्हें रोक भी सकते थे? लेकिन चूंकि अन्वेषा ने ऐसा कहा था, वे केवल उसका पालन कर सकते थे। अन्वेषा घाटी के सबसे ऊंचे बिंदु पर दौड़ी और दूर की ओर देखने लगी। फिर उसने देखा कि दो समूह तेजी से इस जगह की ओर बढ़ रहे थे। प्रत्येक समूह में दर्जनों लोग थे। तभी बाएं समूह से एक आकृति निकली और उसने हंसकर कहा, हाँ, छोटी सुंदरी, आखिर हम फिर मिल ही गए। उसके शरीर से घनी चेतना शक्ति निकल रही थी और उसने हल्का सा हंस दिया। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? क्या दुश्मनों के रहते कामयाब हो पाएगा ध्रुवांश, या कोई और भी शामिल होने वाला है इस लड़ाई में? जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर।